Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you are watching Mathflix by Hashim Zia। बेटा आज का हमारा एक ट्रिगोनोमेट्री का एक सेकंड लास्ट लेक्चर आ रहा है जिसके अंदर हम ट्रायंगल्स के रिमेनिंग पार्ट को कवर कर रहे हैं। बात का आगाज करेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल से और इंशाल्लाह इख्तिताम करेंगे ट्रायंगल्स के कुछ इंपॉर्टेंट तरीन फॉर्मूलाज के ऊपर। ये वो टॉपिक है जो कि पेपर के अंदर बहुत ज्यादा आता है और इसके एमसीक्यूज बहुत ज्यादा पेपर में पूछे जाते हैं। जिस तरह आप तमाम स्टूडेंट्स को वैसे भी मालूम है कि ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन, हमारे पास जो ट्रिगोनोमेट्री का पोर्शन होता है, चाहे वो आपके पास नस्ट हो, आईबीए हो, एनईडी हो, कोई भी एक्स वाई जी यूनिवर्सिटी हो, बेटा उसके अंदर ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन बेतहाशा आते हैं। आप नस्ट के पास पेपर उठा के देख लें, बहुत से पास पेपर्स के अंदर ऐसा भी हुआ कि हाफ हाफ पेपर इस चैप्टर से लिया गया हो। बहुत दफा आईबीए के पेपर्स के अंदर, मैं सीएस साइड की बात नहीं कर रहा, बीबीए साइड के ऊपर भी ट्रिगोनोमेट्री के 3 से 4 या 5 क्वेश्चंस भी आ जाते हैं और आईबीए साइड एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। खुद सोचो यार, अगर एक क्वेश्चन 4 नंबर का है और तुम्हारे पेपर में अगर 5 क्वेश्चन आ रही है इस चैप्टर से, इस टॉपिक से, तो भाई 5 4 सिंपल 20 नंबर तुम्हारे हाथों हाथ इस चैप्टर से मिल जाएंगे। सेम गोज फॉर द एनईडी के 2 या 3 एमसीक्यूज लाजमी आ जाते हैं। सेम गोज फॉर द फास्ट, 2 या 3 एमसीक्यूज लाजमी आ जाते हैं और ये लाजमी है कि आते ही आते हैं ट्रिगोनोमेट्री के। आईबीए का सीएस साइड हो, नस्ट हो, जीआई के आई हो, तो बेटा ट्रिगोनोमेट्री सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसीलिए बहुत डिटेल में आपको ये चैप्टर मैं करवा रहा हूं ताकि अगर आज से पहले आपको मुश्किल लगता तो इंशाल्लाह अब मुश्किल नहीं लगेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर है डिपेंड करेगा ट्रायंगल के रिमेनिंग पार्ट के ऊपर, जिसमें सबसे पहले हमारे पास आता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल का टॉपिक। भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, लिटरली कई फॉर्मूलाज होते हैं। तो ना सिर्फ उन फॉर्मूलाज को सीखेंगे बल्कि आसान भाषा में सीखेंगे, आसान तरीके से सीखेंगे। मगर उन सब पे जाने से पहले एक ट्रायंगल के एरिया का बहुत ही बच्चों वाला फॉर्मूला देख लेते हैं। भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल को डिनोट करने का एक तरीका ये भी होता है कि सिंपल तरीके से इस तरह से ट्रायंगल बना दिया जाता है। ये सर्कल तो वैसे ही बना रहा हूं, इस तरीके से एक ट्रायंगल बना दिया जाता है, यानी कि एक सिंपल छोटा सा ट्रायंगल। ये ट्रायंगल डिनोट करता है एरिया ऑफ द ट्रायंगल को, ये सिंबल होता है ऑफिशियली। अच्छा भाई, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल का एक बहुत आसान सा फॉर्मूला, अगर कभी भी आपको ट्रायंगल की बेस और ट्रायंगल की हाइट दे दी जाए, अगर कभी भी आपको ट्रायंगल की बेस और ट्रायंगल की हाइट यानी कि एल्टीट्यूड दे दिया जाए, तो बेटा एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला जो हमारे पास बन जाता है वो होता है ए इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू एल्टीट्यूड। क्या होता है? बेस इंटू एल्टीट्यूड, या फिर इसको आप ये भी कहते हो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट। बहुत ही आसान सी बात यहां तक की। लेट सपोज इसके ऊपर पास पेपर में एक क्वेश्चन आया, एनईडी के पेपर में, आईबीए के पेपर में एक बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन आया था एक दफा कि व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल if it has the height of 5 centimeter, if it has the height या altitude of 5 centimeter and base of 2 centimeter। यानी कि एक ट्राइंगल दे दिया था जिसकी आपको बेस गिवन है 2 सेंटीमीटर की और हाइट गिवन है कितनी बेटा? 5 सेंटीमीटर की। तो भाई सिंपल सा आपको फॉर्मूला मालूम है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना है, फॉर्मूले में डाल दो। हाफ का हाफ फॉर्मूले का, बेस की वैल्यू क्या है 2 और हाइट की वैल्यू क्या है 5, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द ट्रायंगल की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरा बेटा? सिंपल तरीके से 5। तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमारे पास, इतने आसान क्वेश्चंस भी पेपर में आए हुए हैं। क्लियर है भाई? ये सबसे बुनियादी फॉर्मूला पढ़ाया है, सबसे बेसिक फॉर्मूला जो आपको लाजमी आना चाहिए। क्लियर है? तो आइए अब चलते हैं जरा दूसरे तरह के क्वेश्चंस के ऊपर, या फिर एरिया ऑफ द ट्रायंगल के डिफिकल्ट क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या क्वेश्चंस हैं। भाई एरिया ऑफ द ट्रायंगल के वैसे तो बहुत सारे फॉर्मूलाज होते हैं, मगर उन फॉर्मूलाज को आसान जबान में कन्वे करने के लिए आपके लिए मैंने एक हेडिंग बना दी। कभी भी अगर आपको एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए या कभी भी अगर आपसे दो साइड्स दे दी जाए, तब आप कौन से एरिया ऑफ द ट्रायंगल के फॉर्मूला को यूज करोगे और ये फॉर्मूला याद कैसे रखना है। मैंने लिटरली बहुत सारे लोगों को मैथ्स के फॉर्मूलाज के रट्टे मारते हुए देखा हुआ है कि वो क्या करते हैं, एक फर्रे के ऊपर बैठ बैठ के फॉर्मूलाज याद करके उसके रट्टे मार रहे होते हैं। बेटा अगर मेरे शागिर्द हो तो आपने ऐसा काम कभी नहीं करना। आपको मैं आसान तरीके से फॉर्मूलाज जहन में बिठाने की
की तरकीब बता दूंगा इंशाल्लाह। आज की क्लास के बाद रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि रट्टा तो फिजिक्स में भी मारना है, केमिस्ट्री में भी मारना है, और पता नहीं कहां कहां मारना पड़ेगा। तो भाई जहां आपका काम आसानी से हो सकता है वहां जिंदगी को आसान बनाना चाहिए। तो बेटा एरिया ऑफ द ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला होता है अगर आपको एक ट्राइंगल की दो साइड्स गिवन है? यानी कि लेट सपोज आपको एक ट्राइंगल गिवन है, उस ट्राइंगल में आपको दो साइड्स की वैल्यूज दे दी जाए। अगर आपको उस ट्राइंगल में दो साइड्स की वैल्यूज दे दी जाए, उस सूरत में एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होगा? बेटा जनरल फॉर्मूला सिंपल सा, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ। अगर आपको दो साइड्स गिवन है, लेट सपोज वो साइड्स ए और बी हैं, तो जो साथ में एंगल होता है वो क्या होगा? साइन गामा। कैसे? भाई देखो, अगर आपको साइड ए और साइड बी गिवन है ना, तो बेटा जो एंगल आपको गिवन होगा फॉर्मूले में, जो एंगल आपने पुट करना है वो हमेशा जो साइड आपको नहीं गिवन उसका रखना होता है। आसान तरीके से बेटा जहन में बिठाओ कि भाई देखो, अगर दो साइड और एक एंगल गिवन है, क्या कहा? अगर दो साइड और एक एंगल गिवन है, यानी कि दो कोई साइड आपको दे दी जाए और आपसे कहा जाए कि भैया इसका फॉर्मूला बताओ क्या होगा, या एक क्वेश्चन के अंदर दो साइड और एंगल्स गिवन है, तो फिर कैसे फॉर्मूले के अंदर पुट करोगे? सिंपल तरीके से हाफ का हाफ, जो दो साइड्स गिवन है उनको लिखोगे, और जो तीसरी साइड नहीं गिवन उसका एंगल आ जाएगा। तीसरी साइड यहां पे कौन सी नहीं गिवन? सी। तो सी का एंगल क्या होता है? गामा, तो साइन गामा। लेट सपोज अगर आपको साइड बी और साइड सी दे दिए जाए, साइड बी और साइड सी दे दिए जाए, तब एरिया ऑफ द ट्राइंगल का क्या फॉर्मूला बन जाएगा? हाफ का हाफ बीसी, जो साइड्स गिवन है उनको लिखोगे, और जो थर्ड साइड नहीं गिवन उसका एंगल। तो ए का एंगल क्या होता है मेरा बेटा? अल्फा। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? साइन अल्फा। सेम गोज फॉर हेयर। कभी भी आपको ट्राइंगल के अंदर अगर साइड ए और साइड सी दे दी जाए, और साइड ए और साइड सी दे दी जाए और साइड बी ना दी जाए, उस सूरत में फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ए सी। जो थर्ड साइड नहीं गिवन उसका एंगल होता है हमेशा, उसका एंगल क्या हो जाएगा मेरा बेटा? बीटा। क्या हो जाएगा? बीटा। सिंपल तरीके से बेटा हमारे पास आ गया एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला। बताओ भाई क्या मसले की बात है? अब बताओ, इन तीन फॉर्मूलाज को रट्टा मारने की जरूरत है या जहन में ऐसे ही बिठा सकते हो कि भाई कभी भी दो साइड्स और एक एंगल आ रहे हो तो फॉर्मूला क्या होता है? जो दो साइड्स गिवन होंगी वो लिखी जाएंगी, और जो तीसरी साइड नहीं गिवन उसका एंगल आ जाएगा। किसी बच्चे के अगर जहन में बात आ रही है सर अगर तीनों एंगल दे दिए जाए तब क्या करेंगे, तो बेटा जाहिर सी बात है, तो फिर उसी एंगल को रखोगे जिसको फॉर्मूले में रखना है। यानी कि जो दो साइड्स गिवन है उसके अलावा वाला एंगल, जो दो साइड्स गिवन है उनके अलावा वाली साइड का एंगल आता है हमेशा। क्लियर है? क्लियर है, वेरी गुड। इसी को आपकी आसानी के लिए मैंने यहां पे लिखवा भी दिया था। तो आइए अब जरा एक और फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के। कभी भी अगर हमें दो एंगल्स और एक साइड दे दी जाए, कभी भी हमें क्वेश्चन में क्या कर दिया जाए, अब अगर दो एंगल्स और एक साइड दे दी जाए, इस केस में क्या करेंगे मेरा बेटा? कभी भी अगर आपको दो एंगल्स दे दिए जाए, क्या दे दिए जाए? दो एंगल्स। लेट सपोज आपको खाली एक साइड गिवन है, एक क्वेश्चन आ गया आपके पास कि भैया एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालो, उस ट्राइंगल की खाली एक साइड गिवन है। क्या गिवन है? खाली एक साइड, यानी कि साइड ए गिवन है, और कोई दो एंगल दे दिए जाए, कोई भी दो एंगल दे दिए जाए, लेट सपोज अल्फा और बीटा। तो भाई अपने जहन में कॉन्सेप्ट हमेशा सही रखिएगा, कभी भी अगर आपके पास दो एंगल्स हो और एक साइड हो, तो फॉर्मूला क्या होता है? जर्नल तरीका क्या फॉर्मूले का कि लेट सपोज आपको गिवन है साइड ए, तो भाई हाफ का हाफ एज इट इज वो साइड ए लिखी जाती है। जो दो साइड्स, जिन दो साइड्स के एंगल्स आपको गिवन होंगे, जिन दो साइड्स के एंगल आपको गिवन है, लेट सपोज आपको साइड ए गिवन है और अल्फा बीटा और गामा तीनों ही एंगल्स गिवन है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? जो साइड आपको गिवन है वो लिखी जाएगी, ऊपर वो वाले एंगल्स आते हैं जिनकी साइड्स नहीं गिवन। लेट सपोज अगर आपको साइड ए खाली गिवन है ट्राइंगल के अंदर, तो आप बीटा और गामा के एंगल्स को ऊपर रखोगे, और नीचे जिस साइड की वैल्यू आपको गिवन है उसके एंगल को नीचे रखोगे। इसके ऊपर क्वेश्चन एक देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे साइड बी की वैल्यू गिवन है 4, मुझे साइड बी की वैल्यू गिवन है 4, और ट्राइंगल के अंदर एक अल्फा की वैल्यू गिवन है 30 डिग्री, बीटा की वैल्यू गिवन है 60 डिग्री, और इस वाले एंगल की वैल्यू गिवन है 90 डिग्री।
जस्ट एज्यूम दिस थिंग, जस्ट एज्यूम दिस थिंग। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि भाई मुझसे कहा जाता है कि ऐसे ट्राइंगल का एरिया निकालो जिसमें खाली साइड बी मैं आपको देता हूं और तीनों एंगल दे दिए लेट सपोज। तो भाई मुझे अगर इसका एरिया निकालना है तो फौरन से मुझे अपने सर की बात जहन में याद आ गई कि भाई देखो, अगर एक साइड गिवन हो, अगर सिर्फ एक साइड गिवन है तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ का हाफ। जो साइड गिवन है उसको लिखो एज इट इज। देखो, जिस जो साइड गिवन है उसका एंगल हमेशा किस में आएगा, डिवीजन में आएगा। जो साइड गिवन है उसका एंगल किस में आएगा, डिवीजन में आएगा। ऑब्वियसली मेरा बेटा इसका स्क्वायर होता है, यू आर राइट, इसका स्क्वायर होता है। क्या कहा मैंने, जो साइड गिवन है वो डिवीजन में आएगी, और जो दो एंगल्स और जो साइड नहीं गिवन उनके एंगल्स किस में आते हैं, ऊपर आते हैं, यानी कि साइन अल्फा एंड साइन गामा। तो भाई फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला क्या बन गया, अभी खाली याद करवा रहा हूं। फॉर्मूला क्या बन गया, कभी भी अगर आपको एक साइड और दो एंगल्स गिवन है तो जो साइड आपको गिवन है उसका एंगल हमेशा डिवीजन में आता है और बाकी दो साइड्स अपवर्ड आती हैं। तो इसी के ऊपर हमने सिंपल तरीके से, हमारे पास तीन फॉर्मूलाज होते हैं। लेट सपोज आपके पास साइड ए गिवन है तो ए का जो एंगल होगा वो डिवीजन में लिखा जाएगा और फॉर्मूला क्या बन गया, ए का स्क्वायर साइन बीटा साइन गामा डिवाइड बाय साइन अल्फा। लेट सपोज आपको क्वेश्चन में खाली साइड बी गिवन है तो क्या बन गया फॉर्मूला, एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ का हाफ बी स्क्वायर साइन अल्फा साइन गामा डिवाइडेड बाय साइन बीटा। जो साइड आपको गिवन है वो साइड हमेशा डिवीजन में आती है। अच्छा, तीसरे नंबर के ऊपर अगर आपको खाली साइड सी गिवन है, अगर आपको खाली साइड सी गिवन है तो फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया ऑफ द ट्राइंगल का साइन अल्फा साइन बीटा इंटू सी स्क्वायर डिवाइड बाय हाफ, और नीचे क्या आ जाएगा, जो साइड गिवन है उसका एंगल हमेशा डिवीजन में आता है। अब हो सकता है आप में से कोई बच्चा सोच रहा हो सर ये तो तीन एंगल्स गिवन है, दो एंगल्स का ये तो कंडीशन होती है। मेरा बेटा ये बात हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो नॉर्मली क्वेश्चन में दिए दो ही एंगल जाती हैं, यूजुअली क्वेश्चन के अंदर डिफिकल्टी लेवल के ऊपर दिए दो ही एंगल जाते हैं, मगर तीसरा एंगल आप खुद से फाइंड कर सकते हो। वो कैसे फाइंड करोगे भाई, जाहिर सी बात है, अगर अल्फा बीटा दिए हुए तो गामा निकाल लोगे, बीटा गामा के बिना तो अल्फा निकाल लोगे इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर। और चूंकि फॉर्मूले के अंदर यूज तीनों ही एंगल होते हैं तो इसको आसान बनाने के लिए ये कंडीशन बनाई गई है। इस फॉर्मूले को आसान बनाने के लिए, देखो जिंदगी में याद करने वाली बहुत चीजें हैं, फिजिक्स में भी रट्टे मारते हो, केमिस्ट्री में भी रट्टे मारते हो, कंप्यूटर में भी रट्टे मारते हो। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है मेरा बच्चा, ये डेल्टा नहीं होता, ये एरिया ऑफ द ट्राइंगल होता है। तो सिंपल तरीके से इसको याद रखने के लिए हेडिंग एक बना दी ताकि आप जिंदगी में इसको याद रख सको। याद नहीं रखना यार, ये वैसी जहन में बैठ जाती है बात कि अगर दो एंगल्स गिवन है और एक साइड गिवन है तो जो साइड गिवन होगी उसका एंगल नीचे आएगा और जो दो एंगल्स जिनकी साइड्स नहीं गिवन वो अपवर्ड आएंगे। तो कभी भी दो आपके पास एंगल्स और एक साइड हो, हमेशा इस बात पे फोकस करो, किस बात के ऊपर, कभी भी अगर एक साइड गिवन है तो ये इन फॉर्मूलाज को हम एरिया ऑफ द ट्राइंगल फाइंड करने के लिए यूज कर रहे होते हैं। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमने ये बात भी पढ़ ली कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक साइड गिवन हो तब क्या फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का। हमने इस बात को भी पढ़ लिया अगर दो साइड्स गिवन होंगी तब क्या फॉर्मूला होगा। तो अगर अगर एक ट्राइंगल के अंदर तीनों साइड्स की वैल्यूज दे दी जाए और फिर एरिया ऑफ द ट्राइंगल निकालना हो, उस सूरत के अंदर क्या फॉर्मूला होगा मेरा बेटा, उस सूरत के अंदर बड़ा मशहूर फॉर्मूला है, उस सूरत के अंदर बड़ा मशहूर फॉर्मूला है। मैं बिल्कुल बेटा उसी तरफ आ रहा हूं, अगर एंगल्स ना दिए जाएं, अगर लेट सपोज क्वेश्चन आपके पास एक ऐसा आ जाता है जिसके अंदर उसने आपको ए की वैल्यू दे दी साइड की, बी साइड की वैल्यू भी दे दी, सी साइड की वैल्यू भी दे दी, कोई एंगल नहीं दिया, तीनों साइड्स की वैल्यूज दे दी, उस सूरत के अंदर एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालोगे बेटा, बहुत ही आसान तरीका। फिर आप एक मशहूर फॉर्मूले के ऊपर जाते हो और ये फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल तरीके से एस लिखोगे इंटू एस माइनस का ए, मैं एस बता रहा हूं क्या है, इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। क्या होता है मेरा बच्चा, ये एस जो होता है ये पैरामीटर के सेमी पैरामीटर को डिनोट करवा रहा होता है। क्या कहा मैंने, ये जो एस होता है ये एस क्या होता है, यहाँ पे इस फॉर्मूले के अंदर सेमी पैरामीटर होता है। और लफ्ज पैरामीटर क्या होता है अगर ये भी नहीं मालूम तो मैं वो भी बता देता हूं बेटा, पैरामीटर कहते हैं तमाम साइड्स के सम को, पैरामीटर कहते हैं तमाम साइड्स के सम को, और सेमी पैरामीटर क्या होता है, एस। सेमी पैरामीटर डिनोट होता है एस से और इसकी वैल्यू क्या होती है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। क्लियर है भाई, तो ये फॉर्मूला हमारे पास तब यूज होता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल का जब हमारे पास ट्राइंगल की तीनों साइड्स दे दी जाए। और इस फॉर्मूले का एक और नाम होता है, बड़ा मशहूर नाम होता है हीरोज लॉ। बेटा सलमान खान वाला हीरो नहीं है, ये एक साहब थे हीरो जिन्होंने इस फॉर्मूले को इजाद किया था, तो इस फॉर्मूले का नाम किया है हीरोज लॉ। क्लियर है भाई, कोई मसला। इसके ऊपर एमसीक्यूज कभी कभार आ जाते हैं कि आपको गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर के बताओ डेल्टा स्क्वायर किसके बराबर है, और नीचे तीन चार इस तरह की एक्सप्रेशंस गिवन होंगी। भाई ये बहुत नॉर्मल सी बात है, आपने इससे बिल्कुल परेशान नहीं होना।
भाई डेल्टा स्क्वायर या एरिया ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर किसके बराबर होगा? अगर आप इस पर्टिकुलर फॉर्मूले के ऊपर दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो जाहिर सी बात है क्या वैल्यू आ जाएगी? डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। क्लियर है भाई? कोई मसला? कोई मसला? बड़ी सिंपल सी बात करी है। वेरी गुड मेरा बच्चा, वेरी गुड। लेट सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन आ गया इस तरह का, ये 5 6 7 वाला ही देख लो, कोई मसले की बात नहीं है। ये 5 6 7 वाले आप क्वेश्चन देख लीजिए। आपसे कहा जाता है कि भैया इस पर्टिकुलर ट्राइंगल का एरिया निकाल के दिखाओ। तो भाई ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों साइड्स गिवन है, तो क्या करेंगे मेरा बेटा? सिंपल तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है। अब इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए पहले एस की वैल्यू का पता होना जरूरी है। तो एस कैसे निकालेंगे? 5 प्लस 6 प्लस 7 तमाम साइड्स को ऐड करवा दूंगा, डिवाइडेड बाय 2 कर दूंगा, तो मेरे पास सिंपल तरीके से s की वैल्यू आ जाएगी, जो कि क्या आ रही होगी भाई? 5 प्लस 6 प्लस 7 आई गेस 18। 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 9 जार 18, तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी? 9। तो सिंपल तरीके से एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या हो जाएगा? रूट के अंदर 9 का 9, 9 माइनस का 5 एक बार हो जाएगा, एक बार हो जाएगा 9 माइनस का 6 हो जाएगा, एक बार 9 माइनस का 7 हो जाएगा। फर्दर सिंप्लीफाई कर देंगे और इसको सॉल्व कर लिया जाएगा। बताओ भाई बात क्लियर होती है? कोई मसला? हाँ भाई कोई मसला? कोई मसला? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन मेरे पास एक ये आता है, तो आइए कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है हमारा? इक्विलैटरल ट्राइंगल। बेटा ये जो अब काम करवाने वाला हूं बिलियन डॉलर्स का काम है, बहुत ज्यादा पेपर्स के अंदर अक्सर इसके एमसीक्यूज आ रहे होते हैं। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल के केस में क्या होगा भाई? इक्विलैटरल ट्राइंगल नाम से ही जाहिर है एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी तमाम साइड्स क्या हो आपस में बराबर। तो लेट सपोज एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, अब तमाम साइड्स बराबर हैं, उसके ऊपर मुझसे कभी एस की वैल्यू पूछ ली जाए, उसके ऊपर कभी मुझसे एरिया ऑफ द ट्राइंगल पूछ लिया जाए, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो भाई चूंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल और मुझे किसी साइड की वैल्यू नहीं मालूम, तो मैंने सपोज कर लिया कि भैया इस साइड की वैल्यू एक्स है, तो जाहिर सी बात है चूंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो तमाम साइड्स की वैल्यूज ही क्या होंगी? एक्स 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 होंगी। अब यानी कि ए भी बराबर है बी के, बी बराबर है सी के, और ये तमाम बराबर है किसके? एक्स के। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल बन गया। तो भाई ऐसे ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा? ये क्वेश्चन भी एक दफा पूछा गया था कि बेटा ऐसे ट्राइंगल का पैरामीटर क्या होगा? पैरामीटर की बात करूं, सभी पैरामीटर की नहीं। पैरामीटर का मतलब ये होता है तमाम की तमाम साइड्स का सम, यानी कि x प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट विल बी सिंपली 3x। और अगर कोई कहता है कि भाई इसका सेमी पैरामीटर क्या होगा, तो वो कैसे निकाल लोगे? सिंपल तरीके से तमाम साइड्स का सम डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी 3x डिवाइडेड बाय 2। ये बच्चों वाले क्वेश्चन भी हमारे पास पेपर के अंदर देखने में आए हुए हैं, तो आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। और एक और क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा यहां से आ जाता है, अक्सर पूछ लेता है एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल या एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल। भाई इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर या इन क्वेश्चंस के ऊपर खुदारा आपने अपना वक्त जाया नहीं करना, ये आपको मालूम होने चाहिए बेसिक बातें। तो भाई क्या हो जाएगा? s की वैल्यू क्या है? 3x डिवाइडेड बाय 2। एक बार देख लो किसी को मसला है तो, यहां पे भी क्या हो जाएगी? s माइनस का a, तो 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का a। फिर क्या हो जाएगी? सिंपल तरीके से 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस का b। b की वैल्यू भी क्या है? x ही है, क्योंकि तमाम ट्राइंगल इक्विलैटरल है ना मेरा बच्चा। तो s माइनस का c हो जाएगा, तो s की वैल्यू क्या है? अगेन 3x डिवाइडेड बाय 2, और फिर मेरे पास माइनस का c, चूंकि c बराबर है x के, तो वो भी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, सिंपल तरीके से x ही हो जाएगा। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करोगे भाई? सिंपल तरीके से अगर आपको 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x करना है, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है? एलसीएम लेना है। एलसीएम लेके क्या मिल जाएगा आपको? यहाँ पे आपके पास 1 है, तो सिंपल तरीके से एलसीएम लोगे तो 3x माइनस का 2x क्या हो जाएगा? सिंपल x डिवाइडेड बाय 2। तो ये फर्दर इसको सिंप्लीफाई करवा लो, ताकि आप एक दफा आपके जहन में आ जाए कि आ कैसे रहा था ये। तो x डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जब इस जगह को सिंप्लीफाई करोगे तो इसमें क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाय 2। जब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे 3x डिवाइडेड बाय 2 माइनस x, तो एलसीएम वगैरह लेने पे क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाय 2। जब इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? x डिवाइडेड बाय 2। मेरा बेटा ये ओवरऑल क्या बन गया? ये रूट के अंदर बन गया आपका, ऊपर x x x मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इट विल बी x की पावर 4, और इधर क्या हो गया? 2 2 4, 4 2 8 एंड 8 2 16 हो गया। सही है भाई? अब जरा और से देखो, रूट अप्लाई कर रहे हैं, तो रूट बेटा अगर रूट को मैं ब्रेक कर दूं, ये बात बचपन में आपने पढ़ी होगी अगर आपने ट्यूशन वाली बाजी से नहीं पढ़ा हुआ, कि भाई अगर आपके पास एक रूट अप्लाई हो रहा है दो टर्म्स के ऊपर, a डिवाइडेड बाय b के ऊपर, तो हम रूट्स को ब्रेक कर सकते हैं। ये रूट इंडिविजुअल टर्म्स पे आ सकता है, यानी कि ये a डिवाइडेड बाय b के ऊपर कंप्लीट रूट आ रहा है, तो मैं रूट को ब्रेक कर सकता हूं। रूट a पे भी चला जाएगा, b पे भी चला जाएगा। सेम कॉन्सेप्ट अगर मैं यहां पे अप्लाई करूं, तमाम टर्म्स में रूट भेज दूं, तो रूट 3 तो एज इट इज रहेगा,
x की पावर 4 का रूट क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से x स्क्वायर, और 16 का रूट क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 16 किसका रूट होता है, 4 का, तो सिंपल तरीके से नीचे क्या आ गया, 4 आ गया। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्राइंगल इज √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू एक्स स्क्वायर, और ये x क्या है हमारा, ये x हमारी साइड थी, ये x क्या है, ये x हमारी साइड की वैल्यू है। तो इन अदर वर्ड्स हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, √3 डिवाइडेड बाय 4, x क्या है, x हमारी एक इंडिविजुअल साइड है, तो साइड का स्क्वायर। तो भाई एक क्वेश्चन मुझे एक दफा पेपर में ऐसा भी दिखा था कि वहां पे मांगा हुआ था कि आपको साइड की एक वैल्यू दे दी 8 या 9 या 4 या 6, और आगे कहा हुआ था कि बताओ इक्विलैटरल ट्रायंगल है ये, और बताओ इसका एरिया क्या होगा। भाई सिंपल तरीके से फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, √3 डिवाइडेड बाय 4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो जो भी साइड गिवन है उसमें पुट करो और सिंपल तरीके से आपका एरिया ऑफ द इक्विलैटरल ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है भाई, बताओ भाई, पल्ले पड़ा है, क्वेश्चन क्लियर होता है आप लोगों को। अब हम जिस कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रहे हैं बेटा, उस कॉन्सेप्ट की बेसिक बातों को समझना बहुत जरूरी है। और वो 3 तरह के सर्कल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा पेपर में बच्चे का दिमाग घुमाने के लिए आ जाते हैं। सर्कल क्या है भाई, चक्कर वाली चीज, और वही चीज फिर बच्चे का दिमाग भी घुमाती है। सर्कल एसोसिएटेड विद द ट्राइंगल, किस तरह के सर्कल होते हैं। पहला सरकम सर्कल। सरकम सर्कल क्या होता है मेरा बेटा, अगर मैं नॉर्मल लेवल के ऊपर इसको यूजुअली क्लासेस में पूछूं तो मेजॉरिटी आवाम इसका सही जवाब देती है। सरकम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के अंदर बने, एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर, सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी, circum circle is the one that usually passes through the vertices of a triangle। circum circle क्या होता है मेरा बेटा, एक ऐसा सर्कल जो कि हमारे पास क्या कर रहा हो। अब बेटा हम अपने सर्कल के एक और ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट टॉपिक की जाने मूव कर रहे हैं। मेरा बेटा ये जो कॉन्सेप्ट अब मैं पढ़ाने वाला हूं, इसके ऊपर बेतहाशा क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आएंगे, तो काइंडली जरा बहुत तरीके से आपने इस कॉन्सेप्ट को देखना है। ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये क्या टॉपिक है, टॉपिक का नाम तो ये कि ट्राइंगल्स के सर्कल, या सर्कल के ट्राइंगल, या सर्कल एसोसिएटेड विद द ट्राइंगल, यानी कि वो सर्कल जो ट्राइंगल के साथ हो। तो बेटा नॉर्मली ये 3 तरह के एमसीक्यूज हैं जिसके ऊपर लातादाद एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो बेटा आपने बहुत तरीके से इनको समझना है, जिस तरह वो एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड इन सेंटर, सरकम सेंटर, मीडियन, वो सारी जिस तरह की मैंने कहानी आपको पूरी सुनाई थी कि किस तरीके से उनके एमसीक्यूज पेपर में आते हैं जो स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स के होते हैं, उसी तरीके से ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारे पास क्या होता है कि बेटा इस टॉपिक से भी बेतहाशा एमसीक्यूज बन रहे होते हैं। तो आपने इन कॉन्सेप्ट्स को और इनकी बातों को अपने जहन में बहुत ज्यादा हाजिर रखना है। लेट सपोज हमसे कोई पूछता है, पहली चीज सरकम सर्कल, कि भाई सरकम सर्कल क्या है। मेरा बेटा सरकम सर्कल की आसान सी डेफिनेशन मैंने यहां पे लिख दी कि सर्कल पासेस थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल लूं और इस ट्राइंगल के तीनों कोनों से एक सर्कल पास हो रहा हो, यानी कि एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के तीनों कोनों से पास होते हुए बने। इन आसान भाषा के अंदर 3 कोने, मगर मैथ्स की जबान में वर्टिसेस। ये कोने क्या होते हैं भाई, वर्टिसेस होते हैं ना। तो एक ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस से पास होते हुए बने, तो ऐसे सर्कल को हम क्या कहते हैं बेटा, सरकम सर्कल कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, सरकम सर्कल। मेरी डायग्राम भी देखनी, अच्छी डायग्राम भी दिखा देता हूं, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखो भाई, क्या कहा, अगर एक सर्कल ट्राइंगल के तीनों कोनों से पास होते हुए बनेगा, ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं मेरा बच्चा, सरकम सर्कल कहते हैं। सही है ना भाई। अच्छा, ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है इसको क्या कहते हैं, सरकम सेंटर। क्या कहते हैं भाई, सरकम सेंटर। और ऐसे सर्कल का जो रेडियस होगा, क्या होगा मेरा बेटा, रेडियस होगा। इस रेडियस को क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। क्या कहते हैं मेरा बेटा, सरकम रेडियस। एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। बेटा छोटी छोटी बातें अपने जहन में रखिएगा, अब बेशक कहीं पे लिख लें। क्या कहा, एक सर्कल जो एक ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होके बनेगा, ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं, सरकम सर्कल। और ऐसे सर्कल के सेंटर को क्या कहते हैं भैया, सरकम सेंटर। और ऐसे सर्कल के रेडियस को क्या कहते हैं, सरकम रेडियस। और इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। बताओ भाई, यहां तक की बात सबको क्लियर होती है, यहां तक कोई मसला, अगर कोई मसला है तो कमेंट सेक्शन में बेटा लाजमी बताइएगा। यहां तक किसी भी बच्चे को कोई मसला,
ये नॉर्मली डिनोट होता है कैपिटल आर से, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। ये ए बी सी क्या है, ये ए बी और सी सिंपल तरीके से उस ट्राइंगल की साइड्स है। क्या कहा मैंने कि भैया सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल है जो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस को, तीनों कोनों को टच करते हुए बन रहा है। इसका रेडियस जो होता है वो कैपिटल आर से डिनोट होता है, और फॉर्मूला क्या है, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, एंड ऑब्वियसली डेल्टा रिप्रेजेंट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। क्लियर है भाई, यहां तक की बात क्लियर है। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या आता है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा होता है वो अक्सर कह देता है एग्जामिनर, एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा इसका फास्ट के अंदर नस साइड आईबीए साइड, आईबीए साइड यूजुअली क्वेश्चन ज्यादा आया क्योंकि वहां पे बेसिक मैथ्स होती है लिंक्ड विद सम इंजीनियरिंग साइड। तो वहां पे एक क्वेश्चन बहुत जो पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि भैया अगर मैं ट्राइंगल को इक्विलेटरल कर दूं, अब बताओ इस सर्कम रेडियस की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो भाई देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि भैया ट्राइंगल को क्या कर दें, अगर हम इक्विवेलेंट कंसीडर कर लें, तो भाई जाहिर सी बात है ए बराबर हो जाएगा बी के, बी बराबर हो जाएगा सी के, यानी कि तमाम वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर। दैट सिंपली मींस कि मेरे पास ए बी सी बराबर हम कह देते हैं एक्स के, भाई ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ऑब्वियसली ऊपर क्या बन जाएगा, एक्स की पावर क्यूब, तो नीचे क्या हो गया 4 का 4, ये 4 फॉर्मूले का एज इट इज, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और ये बात मैं आपको भी बता चुका हूं कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ एन इक्विलेटरल, यानी कि एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू साइड का स्क्वायर या एक्स स्क्वायर आप कह सकते हैं। तो यहां पे इस ट्राइंगल के अंदर इसका फॉर्मूला पुट करवा दीजिए, तो क्या बन गया, √3 डिवाइडेड बाय 4 इनटू एक्स स्क्वायर, इस 4 से 4 कैंसिल आउट, ए के स्क्वायर जो होगा पूरे एक्स क्यूब को कैंसिल आउट कर देगा, खाली एक्स बचेगा, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, एक्स डिवाइडेड बाय √3। ये एक्स डिवाइडेड बाय √3 क्या है आपके पास, उस सर्कम रेडियस है, ये वो सर्कल का सर्कम रेडियस है जिसका ट्राइंगल क्या हो, इक्विलेटरल हो। ये आर की वैल्यू कौन सी आई है, दोबारा अपने जहन में बिठा लीजिएगा, ये उस सर्कम रेडियस की वैल्यू है, ये उस सर्कम रेडियस की वैल्यू है जिसका ट्राइंगल इक्विलेटरल था, जिसका ट्राइंगल क्या था, इक्विलेटरल था। ये क्वेश्चन पेपर में बेतहाशा दफा पूछा जा चुका है। बताओ भाई ये बात क्लियर होती है बेटा आपको, ये बात क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को। क्या कहा, दोबारा रिपीट कर देते हैं, सर्कम सर्कल क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल के तमाम कोनों को टच करते हुए जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, इसका फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू एबीसी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, ए बी एंड सी आर द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल व्हाइल डेल्टा इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब मैंने एक क्वेश्चन करवाया, वो क्वेश्चन क्या है कि बेटा बहुत दफा क्वेश्चन आपके पास आ जाता है कि उस सर्कम रेडियस की वैल्यू बताओ जो एक ट्राइंगल पे बन रहा हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल पे। तो उस सूरत के अंदर बेटा ये वैल्यू आपको याद वैसी होनी चाहिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है तो आपको भंगड़ा डालने की जरूरत है, क्योंकि मुफ्त के नंबर है भाई, तो ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। क्या होता है, आर इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाय √3। क्लियर है भाई, यहां तक आई गेस तमाम स्टूडेंट्स को पल्ले पड़ा होगा और बात क्लियर होगी। अच्छा, एक और चीज पे आते हैं, इन सर्कल क्या होता है या इन सेंटर क्या होता है। एक और मशहूर एमसीक्यूज, जिस तरह ऑर्थो सेंटर, एल्टीट्यूड, सेंट्रॉइड में अक्सर बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, वैसे ये 3 बड़े फेमस एमसीक्यूज होते हैं बेटा इंटर साइड के, जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए एप्टीट्यूड साइड में आते हैं। इन सर्कल क्या होता है, इससे पहले जो मैंने गलती से सर्कल बना दिया था बेटा, उसको इन सर्कल कहते हैं। इन सर्कल के मायने क्या है, इन सर्कल के देखो मायने क्या है, अंदरूनी सर्कल, आसान भाषा में बात करेंगे, मुश्किल बिल्कुल नहीं करनी। इन सर्कल के मायने क्या होते हैं, अंदरूनी सर्कल, है ना भाई। यानी कि अगर मैं एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल ड्रॉ कर दूं, क्या कर दूं, एक ट्राइंगल के अंदर सर्कल, ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल को तीनों साइड्स के ऊपर क्या कर रहा हो, टच कर रहा हो। नॉर्मल सी बात है भाई, मेरी ड्राइंग्स देखने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छी ड्राइंग दिखा देता हूं, आपके आसानी के लिए बनवाई है। क्या कहा मैंने, अगर मैं एक ट्राइंगल के इंटरनली सर्कल ड्रॉ करवा दूं तो ऐसा सर्कल जो होगा उसको हम कहते हैं इन सर्कल, सही है ना मेरा बेटा। और ऐसे सर्कल का जो सेंटर होता है उसको कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं, इन सेंटर। क्लियर है भाई। और ऐसे सर्कल के रेडियस को क्या कहते हैं, इन रेडियस। क्या कहते हैं, इन रेडियस। और इस सर्कल के रेडियस को डिनोट किससे करवाते हैं, स्मॉल आर से। मैं भी एक एमसीक्यूज करवाऊंगा जो रिसेंटली मुझे एक यूनिवर्सिटी के पेपर में दिखा। बेटा अगेन एक बात रिपीट कर देता हूं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, मेरी लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से लिंक होता है, तो मैं भी एक क्वेश्चन मेरे जहन में अचानक आ गया जो कि बड़ा मजे का है, मैं उसके बाद में आता हूं, पहले मेरा ये लेक्चर तरीके से देखो मैं क्या कह रहा हूं। क्या कहा मैंने अभी, मैंने कहा इन सर्कल क्या होता है,
एक सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर ड्रॉ हो रहा हो। सही है भाई, जो तमाम साइड्स को टच करे ट्राइंगल की, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे सर्कल को क्या कहते हैं? इन सेंटर। इसके ऐसे सर्कल के सेंटर को क्या कहते हैं? इन सेंटर। और ऐसे सर्कल के रेडियस को क्या कहते हैं? इन रेडियस। डिनोट किससे होता है? स्मॉल आर से। और ऐसे सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? बहुत ही मशहूर फॉर्मूला, आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। क्या कहा मैंने भैया? ऐसे सर्कल के रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है? आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। हियर डेल्टा डिनोट्स द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड एस डिनोट्स द सेमी पैरामीटर ऑफ दिस ट्राइंगल। चूंकि सर्कल के अंदर बन रहा है, चूंकि ट्राइंगल के अंदर बन रहा है, इसलिए ट्राइंगल की ही प्रॉपर्टीज फॉलो कर रहा होता है। कि भाई क्या है इसका फॉर्मूला? आर इज इक्वल टू डेल्टा, यानी कि एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय सेमी पैरामीटर ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, अगेन एक क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में आ जाता है कि भाई अगर मैं तुम्हें कहूं इन सेंटर की वैल्यू, या इन सेंटर या इन सर्कल के रेडियस की वैल्यू बताओ। अगर मैं आपको कह दूं कि इन सर्कल के रेडियस की वैल्यू बताओ जो कि ऐसे ट्राइंगल पे फॉर्म हो रहा है जो कि क्या है? इक्विलैटरल। क्या कहा? दोबारा सुनो। एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है, आईबीए साइड, फास्ट साइड, आईबीएन एनईडी साइड, क्या है कि भाई अगर मैं तुमसे कहूं ऐसे इन रेडियस की वैल्यू बताओ जो कि एक ऐसे ट्राइंगल में फॉर्म हो रहा है जो कि क्या है? इक्विलैटरल। तो भाई हमें कॉन्सेप्ट पता है, हमें ये बात मालूम है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर, इक्विलैटरल ट्राइंगल के ऊपर मेरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है? रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर, रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर इंटू एक्स स्क्वायर। और मेरे पास s यानी कि सेमी पैरामीटर क्या होता है? सिंपल तरीके से x प्लस एक्स यानी कि 3x डिवाइडेड बाय 2। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा? जब इन दोनों को आपस में डिवाइड करवाऊंगा, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल, तो इट विल बिकम रूट थ्री डिवाइडेड बाय फोर इंटू एक्स स्क्वायर। नीचे क्या आ जाएगा? एस की वैल्यू क्या है मेरा बेटा? 3x डिवाइडेड बाय 2। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, एक से ज्यादा चीजें अगर डिवाइड हो रही होंगी, सबसे नीचे वाली चीज ऊपर जाके पलटा खा के लिखी जाती है। तो ये क्या बन जाएगा? 2 डिवाइडेड बाय 3x। x से x कैंसिल आउट, और यहां पे क्या हो जाएगा? 2 1 जार 2, 2 2 जार 4। और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आपके पास रूट 3x डिवाइडेड बाय 6। बहुत सी किताबों में और बहुत से पेपर्स के अंदर इसका करेक्ट आंसर फिर भी ये नहीं होगा। क्या कहा? दोबारा सुनो। मैंने कहा ये क्वेश्चन पेपर में बहुत आता है कि इन रेडियस की वैल्यू फाइंड करनी है, और ऐसे ट्राइंगल के ऊपर वो इन रेडियस है, इन सर्कल है जिसका इक्विलैटरल ट्राइंगल है। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे, सिंपल तरीके से एरिया ऑफ द ट्राइंगल की वैल्यू डालोगे, सेमी पैरामीटर की वैल्यू डालोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई करने के ऊपर तुम्हारे पास आंसर आएगा रूट थ्री इंटू एक्स डिवाइडेड बाई 6। मगर अगर तुम पेपर को उसको देखोगे, तुम्हें लगेगा कि यार शायद तुम्हारा एमसीक्यू का आंसर मैच नहीं हो रहा। तो बेटा ये उस सूरत में होता है जब कभी इसको रैशनलाइज करवा दिया जाए। ये बहुत जगह होता है कि बच्चे को कंफ्यूज करने के लिए अक्सर वो पेस्टर लोग क्या करवा देते हैं? रैशनलाइजेशन करवा देते हैं, यानी कि रूट बेस वैल्यू जो भी आ रही हो उसी से मल्टीप्लाई डिवाइड करके लिखवा दिया जाता है। तो हमेशा अपने ऑप्शंस को चेक कर लिया करें, क्योंकि आपने अगर स्टेप सही करे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। लेट सपोज हो सकता है इसको थोड़ा सा और उन्होंने घुमा के ऐसे करके सिंप्लीफाई करवा दे थोड़ा सा, तो क्या बन जाएगा? ऊपर तो रूट से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर क्या बन गया? सिंपल ऊपर आ जाएगा आपके पास 3x, नीचे क्या आ गया? सिंपल रूट थ्री इंटू सिक्स, और 3 1 2 6। तो इसका एक आंसर ये भी हो सकता है x डिवाइडेड बाय 2 रूट थ्री। क्या हो सकता है? x डिवाइडेड बाय 2 रूट थ्री। तो ऐसे क्वेश्चन के ऐसे आंसर भी चेंज किए जा सकते हैं, तो आपको अपने जहन में ये बात थोड़ी सी रखनी है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। बताओ भाई ये बात क्लियर होती है? कोई मसला? कोई मसला? कोई मसला? बेटा यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, सिंपल तरीके से क्या करा है? रैशनलाइज करके एक और तरीके से इसका आंसर ऐसे भी लिखा जा सकता है कि रूट वाली जो टर्म आ रही है आंसर के अंदर मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा अप्लाई हो रहा होता है। क्लियर है मेरा बेटा? कोई मसला? अब चलते हैं, अब चलते हैं ऐसे पर्टिकुलर, अब चलते हैं ऐसे पर्टिकुलर सर्कल की जानिब जो कि तीसरा इसका मशहूर जमाना एमसीक्यू देता है। स्ट्राइप सर्कल या फिर ई सर्कल के नाम से जाना पहचाना जाने वाला ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट।
पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, सर्कम सर्कल, दूसरा क्या पढ़ा, इन सर्कल, तीसरा है स्ट्राइप सर्कल। भाई जल्दी से अगर अपनी बात को रिपीट कर दूं कि सर्कम सर्कल हमने क्या पढ़ा, सर्कम सर्कल एक ऐसा सर्कल होता है जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से पास होते हुए बने, इस तरीके से जो ट्राइंगल के वर्टिसेस के ऊपर बन रहा है, इन अदर वर्ड्स। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा था, इन सर्कल। इन सर्कल क्या होता है, ऐसा सर्कल जो ट्राइंगल के अंदर बने। ये ट्राइंगल के बाहर बनता है, ये ट्राइंगल के अंदर बनता है। ये दो कॉन्सेप्ट बड़े तरीके से हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर बढ़ रहे हैं, इट इज नोन एज स्ट्राइप सर्कल, या इसको ई सर्कल भी कहते हैं। देखो लफ्ज ई मॉडल या ई लर्निंग के ऊपर मूव करना, ये क्या होती है अगर मैं आपसे पूछूं। भाई ये ई लर्निंग, ई मॉडल नॉर्मल अपने जबान में सुनते होगे। कुछ अरसा पहले पाकिस्तानी कोर्ट्स ने ई कोर्ट सिस्टम भी लॉन्च किया था, अगर थोड़ा सा भी जानते हो। इसका एक बेसिक मतलब क्या होता है अगर मैं आपसे पूछूं, देखो इसके रट्टे नहीं मारने फॉर गॉड सेक मेरा बेटा। मैं बहुत से टीचर्स को भी जानता हूं, मैं बहुत से स्टूडेंट्स को भी जानता हूं, उसके रट्टे लगवाते हैं बच्चों से, और बच्चे भी रट्टे लगाते हैं। आपने रट्टे नहीं मारने। देखो लफ्ज ई होता क्या है, जैसे मैंने एग्जांपल दी ई कोर्ट्स। कुछ अरसा पहले ई कोर्ट का एक वो आया था कि वजीर आजम ने ई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए। ई बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, ई बोले तो डिजिटल, ऐसा ही है ना भाई। ये क्या चीज होती है, यानी कि फिजिकली एग्जिस्ट ना करना, बट कहीं ना कहीं एज्यूम कर लेना कि ये चीज मौजूद है। मुझे फिजिक्स तो इतनी अच्छी नहीं आती, मैं ओपनली कहता हूँ, फिजिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मुझे पसंद नहीं है भाई। फिजिक्स के अंदर वो कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस के अंदर क्या करते हो, जब आपको नॉर्मली नेचुरल इमेज, आपकी रियल इमेज नहीं मिल रही होती, वर्चुअल इमेज के ऊपर जाते हो, ऐसा ही है ना। तो ई सर्कल भी समझ लो वही चीज है कि आपका एक सिंपल सा ट्राइंगल है। आपका एक सिंपल सा क्या ट्राइंगल है, आपको उस ट्राइंगल के अंदर या उस ट्राइंगल के ऊपर कहीं सर्कल नहीं मिलता। आप क्या करते हो, आप अपने ट्राइंगल के वर्टिसेस को इंक्रीज कर देते हो। क्या करते हो, अपने ट्राइंगल के वर्टिसेस की जो लेंथ होती है एक्सटर्नली उसको इंक्रीज कर देते हो कि, और बाहर एक सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हो जो उन एक्सटर्नल लाइंस को टच कर रहा हो। ऐसे सर्कल को हम कहते हैं स्ट्राइप सर्कल या फिर ई सर्कल, क्योंकि ये ओरिजिनली ट्राइंगल के ऊपर एग्जिस्ट नहीं कर रहा या ट्राइंगल के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, जब मैं ट्राइंगल के वर्टिसेस को इंक्रीज कर दूं। फॉर एग्जाम्पल तुम इस साइड को ले लो, तुमने क्या करा, यहां पे ट्राइंगल के जो वर्टिसेस हैं इनको इंक्रीज कर दिया, तुम एक्सटर्नली इसको एक्सटेंड कर रहे हो, एक्सटर्नली इनको क्या कर रहे हो, एक्सटेंड कर रहे हो, और इस तरीके से फिर सर्कल ड्रॉ करते हो कि ये उनको टच कर जाए, क्या करे, टच कर जाए। तो इसका एक बेसिक जुमला अपने जहन में आसान जबान में रखने के लिए कि भैया ये आपके पास यूजुअली फिजिकली ऊपर टच नहीं कर रहा होता, एक्सटर्नली हम इसको करते हैं तब ये कर रहा होता है। बिल्कुल सही फरमाया कि स्ट्राइप्ड के बेसिक माइनस है डाउन साइड भी होते हैं, आपने बिल्कुल सही कहा। तो इतना मुश्किल करके अगर याद रख सकते हो तो बेटा बिल्कुल याद रखें। बहुत आसान सी बात है कि भाई स्ट्राइप सर्कल ऐसा सर्कल होता है जब ट्राइंगल के वर्टिसेस को इंक्रीज कर दिया जाए एक्सटर्नली, तब जो सर्कल फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं स्ट्राइप सर्कल। उसके ऊपर लेट सपोज अगर मैं आपको इसकी सही से अच्छी इमेज दिखा दूं तो उसकी इस तरह की इमेज भी हो सकती है, या मैंने एक और इमेज यहाँ पे रखी थी, वो इमेज बाद में आएगी। तो भाई आप ट्राइंगल के वर्टिसेस को एक्सटर्नली जब इंक्रीज करते हो उस सूरत में जो आपको सर्कल मिलता है। अब इसके फॉर्मूलाज क्या होते हैं, ये जो अब सर्कल होगा बेटा, इसका जो रेडियस होता है, इस रेडियस को अगेन ये स्मॉल आर से ही डिनोट होता है। अगेन ये क्या होता है, स्मॉल आर से ही डिनोट होता है। मगर इसके पर्टिकुलर जो रेडियसेस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। क्योंकि भाई कोई बंदा कहे कि यार मैं इस साइड के ऊपर बना रहा हूं, कोई बंदा बोले यार मैं इस साइड के ऊपर सर्कल ले रहा हूं, कोई बंदा बोले मैं इस साइड पे सर्कल ले रहा हूं। क्या कहा, दोबारा सुनिएगा मेरे जुमले को। मैंने कहा कि भाई देखो, हो सकता है मैंने पहली जो आपको एग्जांपल दी थी उसमें अपने सर्कल को, स्ट्राइप सर्कल को यहां ड्रॉ किया था, हो सकता है कोई और मैथ्स के टीचर हो यहां ड्रॉ कर दें, हो सकता है तीसरे टीचर यहां पे ड्रॉ कर दें। तो इसके रेडियस के भी तीन फॉर्मुलाज होते हैं, जिस भी साइड से एसोसिएट होगा उस साइड का रेडियस के रिस्पेक्ट से। तो ये भी डिनोट तो स्मॉल आर से ही होता है, और इस रेडियस को क्या कहते हैं, ई रेडियस। क्या कहते हैं, ई रेडियस। अब इसके तीन फॉर्मुलाज हैं। पहला फॉर्मूला क्या है, R1, क्योंकि पहले अगर पहली साइड से एसोसिएट हो रहा है तो क्या होगा, R1, दैट विल बी R1 इज इक्वल टू S डिवाइडेड, सॉरी, R1 इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस का A। R2 क्या होता है, एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस का B हो जाएगा। और R3 के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली थर्ड साइड के ऊपर होगा, तो इट विल बी एरिया ऑफ द ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस का C। यानी कि स्ट्राइप्ड सर्कल के तीन रेडियसेस होते हैं, जिस भी साइड से वो एसोसिएट होगा उस साइड की रिस्पेक्ट से उसका पर्टिकुलर रेडियस कैलकुलेट किया जाता है। क्या कहा कॉन्सेप्ट, दोबारा सुन लीजिए, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि भाई ऐसा सर्कल जो कि ट्राइंगल की लेंथ को, साइड्स को एक्सटेंड करने के ऊपर आपको मिलती है, दैट इज नोन एज स्ट्राइप सर्कल, एंड इट्स रेडियस इज नोन एज ई रेडियस।
पहली बात। दूसरी बात क्या करी हम लोगों ने कि भाई ये जो स्ट्राइप रेडियस होते हैं, इसके रेडियस के फॉर्मूलास क्या होती है? एक होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस ए, दूसरा होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस बी, तीसरा होता है डेल्टा डिवाइड बाय एस माइनस सी। अब मैं आपको एक फॉर्मूला कहता हूं। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आया पेपर के अंदर, वो क्वेश्चन बड़े मजे का था। वो क्वेश्चन क्या था? बड़े मजे का था। और उस क्वेश्चन में खास बात थी। एक क्वेश्चन जो अक्सर पेपर में पूछा जाता है, आपको सिंपल आर दे दिया जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ सिंपल आर किसका रेडियस है, तो मुझे बताओ कितने बच्चे जवाब देंगे? भाई जहां जहां बैठे वो अपने घरों पे चीखना स्टार्ट कर दो, सिंपल आर किसका रेडियस को डिनोट करता है। अगर मैं क्वेश्चन में सिंपल आर लिख के दूं तो ये किस चीज के रेडियस को डिनोट कर रहा है? अबे किस सर्कल के? मेरा बेटा किस सर्कल के रेडियस को डिनोट कर रहा है? सर्कम सर्कल, इन सर्कल, ई सर्कल। वेरी गुड। सिंपल आर जो होता है वो इन सर्कल के रेडियस को डिनोट कर रहा होता है। किसको करता है? इन सर्कल के। अगर कैपिटल आर होगा तो ये किसको डिनोट करेगा? सरकम सर्कल के रेडियस को डिनोट करेगा। और अगर आर के साथ 1 2 या 3 लिखा हुआ होगा, देन इट इज टर्म्ड एज द ई सर्कल। अब जो क्वेश्चन आया था पेपर के अंदर, बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, बड़ा मजे का क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन क्या था, आइए उसको समझते हैं। उस क्वेश्चन के अंदर उसने कोई मुश्किल बात नहीं की। उसने कहा if there is a triangle, this and we have to find the area, we have to find the radius, we have to find the radius, then which of the following radius is true? और उसने रेडियस में r दिया था। उसने रेडियस में क्या लिखा हुआ था? r। उसने कहा कि if there is a triangle abc, क्वेश्चन कुछ इस तरह से था, मुझे एग्जैक्ट वर्डिंग उसकी याद नहीं पड़ती, मेरे क्वेश्चन इस तरह से था। if there is a triangle abc and its radius is denoted by small r, then which of the following statement is true? तो एक गिवन था डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस का बी, एक आंसर था सिंपल 2 पाई आर, एक आंसर था डेल्टा डिवाइडेड बाय अल्लाह भला करे क्या, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। एक मेरे पास आ रहा था अल्लाह भला करे ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा, और एक आंसर था डेल्टा डिवाइडेड बाय एक्स एस। मैंने मेजॉरिटी बच्चों से, जब उस पर्टिकुलर पेपर यूनिवर्सिटी के अंदर पेपर में आया था वो क्वेश्चन, जब मैंने मेजॉरिटी बच्चों से उनकी रेफरेंस मांगा, बहुत से बच्चे नौजवान हमारे माशाल्लाह से लेजेंड नौजवान गलत करके आए हुए थे उस क्वेश्चन को। भाई उन्होंने बोला सर ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था। तो हमारा जिसके ऊपर मूड आया हमने बोला लगा दिया। मैंने बोला बेटा लख दी लानत, आपने क्वेश्चन तरीके से पढ़ा ही नहीं। भाई जब उसने आपको क्वेश्चन में साफ साफ स्मॉल आर दी है, तो स्मॉल आर किसका रेडियस है? इन सर्कल का है ना। ओवरऑल ये तीनों फॉर्मुलाज ही करेक्ट हैं। भाई अगर एक सर्कल की बात करें तो ऑब्वियसली ये फॉर्मुला भी सही होता है, ये फॉर्मुला भी सही है, ये फॉर्मुला भी सही है, ये फॉर्मुला भी सही है, मगर किस रेडियस की बात कर रहा है ये तो देखो। अगर तुम्हें सर्कम सर्कल गिवन है तो ऑब्वियसली फिर ये फॉर्मुला सही होगा। अगर तुम्हें स्ट्राइप सर्कल गिवन है तो फिर ये दो फॉर्मुला सही हो सकते हैं। वाइल अगर तुम्हें स्मॉल आर गिवन है, इट सिंपली रिप्रेजेंट द इन सर्कल, तो जाहिर सी बात है बेटा फिर करेक्ट आंसर तो आपका ये वाला होगा, बाकी थोड़ी कंसीडर किए जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पेपर में आ जाता है कि आपको इस तरह से कंफ्यूज करने के लिए, मगर ऑब्वियसली अच्छा बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होगा, उसके लिए बिल्कुल हलवा नंबर है। क्लियर है भाई? कोई मसला यहां तक कोई मसला? हाँ भाई, अगर यहां तक की बात क्लियर है तो आइए जरा एक इंपॉर्टेंट चीज पे चलते हैं। अच्छा, बहुत से लोगों को एक बात नहीं मालूम, तो आइए जरा उसको समझ लेते हैं। मेरा बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, अगर आपके पास कोई पर्टिकुलर ट्राइंगल है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल आ रहा है और उस ट्राइंगल के अंदर मेरे पास ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड सी है, देन अल्फा एंगल, बीटा एंगल, गामा एंगल। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि हमारे पास ये एक थ्योरम होता है, उस थ्योरम के तहत R1 का रेशियो इनटू कैपिटल R इनटू स्मॉल r, ये क्या लिखा है? स्क्राइब्ड सर्कल रेडियस रेशो सर्कम सर्कल रेडियस रेशो इन सर्कल रेडियस हमेशा बराबर होता है 3:2:1 के। अगेन ये मैथमेटिक्स का एक थ्योरम है बहुत मशहूर। ये होता कैसे मैं वो बता देता हूं कि भाई सिंपल तरीके से, अगर आपका क्या है, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यानी कि तमाम ट्राइंगल की साइड्स बराबर हो, किसके? एक बराबर हो तमाम ट्राइंगल की साइड्स। लेट सपोज तमाम ट्राइंगल की साइड्स इक्वल है, आपने एक्स के ऊपर सपोज कर ली, यानी कि ए बराबर है बी के, बी बराबर है सी को, हमने कह दिया एक्स के बराबर है। आप जब यहाँ पे स्ट्राइप सर्कल का रेडियस निकालो, आप उसके बाद सर्कम सर्कल रेडियस निकालो, उसके बाद इन सर्कल निकालो, जब इन तीनों को आप डिवाइड करवाते हो, डिवाइड करवाने पे जो आपको आंसर मिलता है वो 3:2:1 का मिलता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि आपके पास स्ट्राइप्ड इन एंड सर्कम रेडियस का जो रेशियोज होते हैं बराबर होते हैं 3:2:1 के। ये बात आपको हमेशा अपने जहन में रखनी है। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो आर होता है ये बराबर होता है किसके? 2r के।
अच्छा, बहुत से बच्चे बोलेंगे सर ये आपने कैसे कह दिया। तो भाई देखो, अगर मेरे पास R1:R इंटू आर बराबर है 3:2:1 के, तो अगर मैं इसको अलग तरीके से लिख दूं, अगर हम इस बात को इस तरीके से लिख दें, इसको उल्टा करके, यानी कि इस वाले आर को पहले रखें, फिर हम कैपिटल आर को लिखें, यानी कि पहले इन सर्कल के रेडियस को रख दें, फिर हम सर्कम सर्कल के रेडियस को रख दें, फिर स्ट्राइप सर्कल के रेडियस को रख दें, तो जाहिर सी बात है रेशियो भी हमारे चेंज हो जाएंगे। तो रेशियो क्या बन जाएंगे हमारे? रेशियो हमारे बन जाएंगे 1:2:3, है ना भाई? ऐसा ही है। तो अगर मैं यहां से इसको सिंप्लीफाई करवा लूं, अगर हम यहां से इसको सिंप्लीफाई करवा लें, तो हमारे पास कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ सकती है? 2R के बराबर। कैपिटल आर की वैल्यू क्या आ सकती है? 2R के बराबर। इन अदर वर्ड्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास R1 की वैल्यू क्या आ सकती है? 3R के बराबर। सर ये वैल्यूज आप कैसे निकाल रहे हैं सर, ये कैसे आ रही हैं? मेरा बेटा इसको सिंपल तरीके सिंप्लीफाई करने पे आ रही है कि आप इसको आगे पीछे शिफ्ट कर दो। रेशियो का मतलब क्या होता है? डिवीजन, यानी कि इसका मतलब क्या? R डिवाइडेड बाय R डिवाइडेड बाय R1 इंटू 1/2/2/3। उसके ऊपर जब सिंप्लीफाई करते हो तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि जो आपके पास सर्कम सर्कल का रेडियस होता है वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एन इन सर्कल। तो इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आपके पास आ सकते हैं, इसलिए आपको मालूम होनी चाहिए कि सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल के ऊपर, वो बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ एन इन सर्कल रेडियस। या फिर आप इस बात को अपने जहन में रखिएगा कि आपके पास जो स्ट्राइप सर्कल का रेडियस होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ एन इन सर्कल। क्या कहा मैंने? सर्कम सर्कल का जो रेडियस होता है वो बराबर है किसके? 2 टाइम्स ऑफ एन इन सर्कल रेडियस। और स्ट्राइप्ड सर्कल का जो रेडियस होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ एन इन सर्कल रेडियस। इन विच कंडीशन? इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल कंडीशन। ये हमने क्या काम करा है दोबारा से समझा देता हूं, अगर किसी बच्चे को मसला हो रहा है कि बेटा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मैथमेटिक्स का थ्योरम है। भाई ये बात उससे मत पूछो सर ये कैसे आ रहा है। मेरा बेटा ये कैसे आ रहा है आप 2 मिनट में खुद से सॉल्व कर सकते हो। आपके पास कभी भी अगर आप स्ट्राइप सर्कल, सर्कम सर्कल और इन सर्कल की वैल्यूज को, इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो वैल्यूज होती है इनकी रेडियसेस की, उनको अगर आपस में डिवाइड करवाओ तो आपके पास रेशियो क्या आएगा? 3:2:1 का। तो हमने कुछ भी नहीं करा, हमने इसी के ऊपर खेला, खेल के इनको आगे पीछे मूव करा। मूव करने के ऊपर हमारे पास, अगर मैं आर की टर्म्स के ऊपर बात करूं, कैपिटल आर के टर्म्स के ऊपर और इन सर्कल की टर्म्स के ऊपर या स्टार सर्कल की टर्म्स के ऊपर, तो हमारे पास ये दो कंडीशंस बन रही होती हैं कि सर्कम सर्कल रेडियस इज इक्वल टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ एन इन सर्कल रेडियस, या फिर स्ट्राइप सर्कल की रेडियस की वैल्यू क्या बराबर होती है? 3 टाइम्स ऑफ एन इन सर्कल रेडियस। एग्जैक्टली मेरा बेटा, आप कुछ भी नहीं कर रहे यार, इस इक्वेशन को सेपरेट करके सेपरेटली सॉल्व कर रहे हो, इसमें कोई मसले की बात नहीं है। क्लियर है यहां तक की बात? कोई मसला? कोई मसला? कोई मसला? भाई अगर रेशियो वाली चीज मसला कर रही है कि कैसे ये दो मैंने कंडीशंस बनाई हैं, तो मेरा बेटा रेशियोज को इक्वेट कैसे करवाते हैं, मैं यही चीज देखना चाहता था बहुत से शागिर्दों के जरिए कि किस किस बच्चे को मुझे क्या क्या जवाब देता है। एंड आई एम रियली हैप्पी जिस बच्चे ने मुझे जवाब दिया कि सर नहीं समझ में आया। कुछ बच्चों ने बोला क्लियर है, वेरी गुड। मेरा बेटा कैसे सॉल्व करोगे? बेटा आपने सबसे पहले यहां से दो वैल्यूज ले ली, यहां से दो वैल्यूज ले ली, सही है ना? इनको आपस में इक्वेट कर दो, क्योंकि तीन वैल्यूज तो ऑब्वियसली सॉल्व करवाना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा r डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दोगे तो क्या बन जाएगा? 2 स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो पहला आपके पास क्या आ गया? ये कंडीशन बन गई। दूसरी कंडीशन क्या बनेगी? अगर मैं इसको या इसको ले लूं किसके बराबर? 2 3 के बराबर ले लूं। एक तरीका तो ये है कि पहली दो को पहली दो से कंपेयर करवा लो, फिर लास्ट दो को लास्ट दो से कंपेयर करवा लो। जब लास्ट दो को लास्ट दो से कंपेयर करवाऊंगा तो क्या बन जाएगा? r डिवाइडेड बाय R1, r डिवाइडेड बाय R1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 कैपिटल R इज इक्वल टू 2R। एक कंडीशन मेरे पास ये भी आ जाएगी। अब हमने अभी तक क्या करा? पहले हमने इन दो टर्म्स को और इन दो टर्म्स को कंपेयर करवाया, फिर हम लोगों ने इन दो टर्म्स को इन दो टर्म्स को कंपेयर करवाया। अब कौन कौन सी टर्म्स कंपेयर होने से रह गई? ये वाली और ये वाली, ये वाली और ये वाली, फर्स्ट और थर्ड, इनको भी कंपेयर करवा लो। चूंकि तमाम चीजें आपस में डिवाइड ही हो रही है यहाँ पे, तो सिंपल तरीके से क्या हो गया? r डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3। तो क्या बन जाएगा? 3r इज इक्वल टू R1। इस तरीके से कंडीशंस आ रही हैं। क्लियर है मेरा बेटा? आप किस तरीके से रेशियोज में कंपेयरिंग करवाते हो, खाली मैंने वो काम करा था और कोई मुश्किल काम नहीं था। कभी भी एक से ज्यादा चीजों का अगर रेशियो गिवन हो तो आप ब्रेक कर करके सॉल्व कर रहे होते हो। अब क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? अब क्लियर है तमाम स्टूडेंट्स को? हाँ भाई, अब कोई मसला? क्लियर है, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी जवाब देने जल्दी से मेरा बेटा। सबको क्लियर है क्वेश्चन? अरे नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड।
अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन की जाने बढ़ेंगे हमारे पास। अब जरा कुछ मैं आपको बेसिक क्वेश्चन इस टॉपिक से करवा देता हूं, जो अक्सर पेशर पेपर में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर आपको नस्ट के पेपर्स के अंदर, फास्ट के अंदर, एनईडी के पेपर में भी दिखेगा आपको। इनफैक्ट क्या कह रहा है, आपसे कह देगा इस तरह की स्टेटमेंट सॉल्व करने के लिए, आर इंटू आर वन इंटू आर टू इंटू आर थ्री, और कह देगा बराबर आ रहा है किसके, एरिया ऑफ द ट्राइंगल के स्क्वायर के। अब कहते हैं इसको सॉल्व करो। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, बड़े मजे के क्वेश्चन होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड साइड के क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करोगे भाई इन क्वेश्चंस को? आपने कुछ भी नहीं करना भाई, आपको हमेशा ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड प्रूफ करने के मैथ्स में क्वेश्चन आए ना, हमेशा डिफिकल्ट साइड को सिलेक्ट किया करो। अब यहाँ पे डिफिकल्ट साइड कौन सी, ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ। आर की वैल्यू क्या होती है मेरा बेटा, अब पढ़ चुके हैं। आर की वैल्यू क्या होती है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। आर वन किसके बराबर होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। आर टू किसके बराबर होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस बी। आर थ्री किसके बराबर होता है, सारे फॉर्मुलास मैंने भी पढ़ा है, ये मत बोले सर फॉर्मुलास कैसे आ रही हैं, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर तुम्हारे पास बन जाएगा डेल्टा की पावर 4, और नीचे क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। और आज का जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो ये बात मैंने पढ़ाई थी कि पूरी टर्म किसके बराबर होती है, हीरोज लॉ। हीरोज लॉ के अंदर अगर स्क्वायर कर दो तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल का स्क्वायर किसके बराबर होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस पूरी टर्म की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा स्क्वायर। स्क्वायर से 4 की पावर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बन जाएगा, डेल्टा स्क्वायर। तो भाई हमें क्या चीज प्रूफ करनी थी, डेल्टा स्क्वायर। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई? अब क्या बोलेंगे भाई, आई कि नहीं आई? बिल्कुल आ गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर पेशतर पेपर में पूछा जाता है, हमने उसको सॉल्व कर लिया इजीली। बताओ भाई क्या मसले की बात है, सिंपल तरीके से फॉर्मुलाज को पुट करा और सिंप्लीफाई करा, चुटकी बजा के आंसर आ गया। इसके लिए आपको ये फॉर्मुलाज लाजमी याद होने चाहिए मेरा बेटा, इसके लिए आपको ये फॉर्मुलाज लाजमी याद होने चाहिए। क्लियर है भाई? ये फॉर्मुलाज तभी आपको चुटकी बजा के याद करवा दी, अब नहीं भूलेंगे इंशाल्लाह। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, क्या कह रहा है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन तो आपको बहुत ज्यादा, बहुत बेतहाशा, इसको मैं मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा अपना, मेरा बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है, बहुत पेपर में आता है, हर जगह के पेपर में। क्या क्वेश्चन है, आर वन आर टू आर थ्री इक्वल टू आर एस का स्क्वायर। क्या कह रहे हैं भैया, आर वन आर टू आर थ्री इक्वल टू आर एस के स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। भाई देखो कुछ भी मुश्किल नहीं है मेरा बच्चा, बहुत आसान चीज है, सिंप्लीफाई करो, सिंपल, कुछ मुश्किल नहीं है। मुश्किल चीज क्या है, ये वाली साइड, इसको सेलेक्ट कर लिया। आर वन की वैल्यू क्या होती है भैया, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस ए। आर टू की वैल्यू क्या होती है भैया, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस सी बी। आर थ्री की वैल्यू क्या होती है भैया, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस माइनस सी। अगर इसको कंबाइन कर दो तो क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा डेल्टा क्यूब, नीचे क्या बन गया, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब देखो तुम्हें बनाना क्या है, आर एस स्क्वायर। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, कभी भी प्रूफ डेट के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, आपने जो भी साइड सेलेक्ट करी है, आई डजंट केयर, आपने जो भी साइड सेलेक्ट करी है, हमेशा अपनी तिरछी निगाह उस साइड पे लाजमी रखना जिसके बराबर बनाना है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई देखो मैंने ये साइड ऑल्दो सेलेक्ट करी, बट मुझे बनाना किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मुझे अपने जहन में कहीं ना कहीं ये बात रखनी है कि यार ये कैसे बन रहा है, उसके लिए कोई ना कोई फनकारी हो रही है। तभी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा नस्ट के पेपर में भी आता है कि भाई अब देखो जब मैंने सिंप्लीफाई करा तो मेरे पास तो अजीब चीज बन गई। अब मैं यहाँ पे इसको हीरोज लॉ में भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि हीरोज लॉ तो डेल्टा स्क्वायर के फॉर्म में क्या कहता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। बेटा मेरे पास तो यहाँ पे वो भी नहीं आ रहा। करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या है कि भैया हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल तरीके से ऊपर नीचे एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दें। वेरी गुड मेरा बेटा। एक तरीका तो क्या है कि अगर मैं नीचे हीरोज लॉ के ऊपर क्लोज करवाना चाहता हूं इस फॉर्मूले को, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दूं एस से। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डेल्टा क्यूब इंटू एस डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा मेरा चंदा, सिंपल तरीके से आपके पास अल्लाह भला करे इट विल बी एस का एस और नीचे क्या आ गया, एस माइनस का ए एस माइनस का बी एस माइनस का सी। क्लियर है भाई? देखो भाई अब नीचे क्या बन गया, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इंटू एस। तो भाई मुझे बात मालूम है, मुझे बात मालूम है, क्या बात मालूम है कि भैया ऊपर डेल्टा क्यूब इंटू एस का एस एज इट इज, और मजे की चीज तो अब सुनो कि भाई नीचे क्या बन जाएगा, सिंपल तरीके से डेल्टा स्क्वायर। इस डेल्टा स्क्वायर से एक क्यूब क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट। अब ये क्या बन गया, सिंपल तरीके से डेल्टा इंटू एस। अब बताओ भाई,
अब बताओ, बिल्कुल मेरा बेटा ऊपर से एरिया ब्रेक करना ही ज्यादा प्रेफरेबल था, मैंने दूसरा तरीका, मैंने तभी कहा कि हम दो तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं। अब क्या बन गया ये डेल्टा इंटू एस। अब बनाना क्या है, आर एस स्क्वायर। अब आर एस स्क्वायर कैसे बनाएं, अब आर एस स्क्वायर कैसे बनाएं, ये बात बड़ा परेशान करती है हमें। तो भाई रिमेंबर दिस थिंग कि आर किसके बराबर होता है, क्या आपको ये बात मालूम है, कि आपको ये बात मालूम है कि आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। आर का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। तो अगर मुझे कहीं पे डेल्टा गिवन हो, क्या वहां पे मैं ये लिख सकता हूं डेल्टा इज इक्वल टू आर इंटू एस? आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप। तो इस डेल्टा की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, आर इंटू एस, और बाहर वाला एस एक एज इट इज का एज इट इज। तो क्या बन गया ये आर एस का स्क्वायर, जो कि फाइनली हमें फाइंड करना था। क्या कहा हमने, दोबारा क्वेश्चन समझिएगा, क्वेश्चन अभी हमने क्या करा है, कोई मसले की बात नहीं है। इस क्वेश्चन को करने का पहला तरीका था, दूसरा तरीका चाहते हो मैं दूसरा तरीका भी सिखा देता हूं, ताकि तुम्हें जो तरीका आसान लगे तुम उसको सॉल्व करो, कि भाई सिंपलीफाई करा, सिंपलीफाई करके यहां तक पहुंच गए। अभी हम लोगों ने क्या करा था, एस से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाया, नीचे हीरोज लॉ को क्लोज करवा दिया, डेल्टा स्क्वायर कैंसिल आउट करवा दिया, ऊपर क्या बचा, सिंपल डेल्टा एस। मुझे पता है इन सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिख दूं कि डेल्टा इज इक्वल टू आर एस, और इस डेल्टा की जगह पे पुट करवा दूं आर एस, तो क्या बन जाएगा, आर एस स्क्वायर। ये मुश्किल तरीका था, ये मुश्किल तरीका था। अगर चाहते हो तो मैं एक और तरीका सॉल्व करवा देता हूं यहां से, कि भाई देखो तुम्हारे पास डेल्टा क्यूब आ रहा है, इस डेल्टा क्यूब को ब्रेक कर दो, इस डेल्टा क्यूब को मैं ब्रेक कर देता हूं डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा के अंदर, किसमें कर देता हूं, डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा के अंदर। और नीचे क्या है, नीचे एज इट इज एस माइनस का ए, एस माइनस का बी, एस माइनस का सी एज इट इज। भाई डेल्टा स्क्वायर का ऊपर फॉर्मूला ओपन कर दो। डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला है भैया, एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी, और बाहर डेल्टा का डेल्टा एज इट इज, और नीचे भी एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस का सी। तो ये तमाम चीजें क्या हो गई, कैंसिल आउट। क्या बचा, सिंपल डेल्टा इंटू एस ही बचा। अब भाई देखो सिंपल तरीके से अगर मुझे बनाना है तो इसको क्या करवा देते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एस करवा देता हूं। मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय एस करवाने से क्या होगा, इधर बन जाएगा डेल्टा इंटू एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस। तो मेरा बच्चा डेल्टा डिवाइडेड बाय एस किसके बराबर होता है, आर के। तो ये क्या बन गया, आर इंटू एस स्क्वायर। तो एक तरीका करने का ये भी था। भाई बेतहाशा तरीके होते हैं मैथ्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने की। मेरा तरीका समझ में नहीं आया, कभी मैंने नहीं कहा मेरा तरीका करो, ओपनली कहता हूं जो तरीका आसान लगे, जो तरीका आसान तरीके से बंदा पढ़ाए उसकी बात को फॉलो करो। देखो मैंने इस तरीके को दो तरीकों से करवा दिया, मैं चाहूं तो इसको तीसरे तरीके से भी करवा सकता हूं इसी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन बड़े मजे का है। इस क्वेश्चन को हम तीसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है भाई, इतने तरीके मेरे ख्याल में वैसे इनफ होंगे। तो मल्टीप्लाई डिवाइड वाले जो बच्चे बात कर रहे थे, बेटा आपकी बात मैंने रख दी, तो आप मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एस करके भी कर सकते हो। ये वाला काम मैंने सिर्फ वैसे आपके लिए किया था, जो मल्टीप्लाई डिवाइड वाली बात कह रहे थे। सही है ना भाई, आप ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है, क्वेश्चन दोबारा समझ लो, किसी को मसला हो रहा है कि बेटा आपने मुश्किल वाली साइड को सेलेक्ट करा, R1 की वैल्यू ओपन करी, R2 की वैल्यू ओपन करी, R3 की वैल्यू ओपन करी, ऊपर बन गया डेल्टा क्यू, नीचे क्या बन गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आसान तरीका सबसे पहले मैंने करवाया था ताकि तमाम स्टूडेंट आसान तरीकों को फॉलो करें। तो आसान तरीका क्या है कि भैया आपके पास जो तमाम चीजें बन रही हैं, आपको अगर यहाँ पे हीरोज लॉ को क्लोज करवाना है तो हमें एस की नीड थी, तो हमने मल्टीप्लाई डिवाइड बाय एस कर दिया। उससे क्या हुआ, नीचे हीरोज लॉ क्लोज हो गया और डेल्टा स्क्वायर बन गया। उस डेल्टा स्क्वायर से हमने डेल्टा क्यूब कैंसिल आउट करवा दिया, तो क्या बन गया, डेल्टा एस। और फिर चूंकि आर का फॉर्मूला होता है डेल्टा डिवाइडेड बाय एस, तो डेल्टा की जगह पे हमने पुट करवा दिया आर इंटू एस। सिंपल तरीके से हमारा आंसर आ गया। क्लियर है मेरा बेटा, किसी बच्चे को कोई मसला, कोई शिकायत, कोई शिकवा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा बेटा। अच्छा भाई, बस एक और क्वेश्चन करते हैं जो कि अक्सर पेपर में आता है, फिर मेरे नजदीक आप बाकी तमाम क्वेश्चन, अगर कोई इस टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आएगा उसको आप इजीली जज कर सकते हो। एक और क्वेश्चन करेंगे उसके बाद बस फिर इस टॉपिक को एंड करके तो एक आध छोटा सा और टॉपिक होगा उसको भी समझ लेंगे। क्या है मेरा बच्चा, कभी भी आपके पास अगर एक ये क्वेश्चन भी पेपर में बहुत आया, ये क्वेश्चन नस साइड पे भी आ चुका है, फास्ट और जीआईके साइड पे भी मुझे दिख चुका है, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आया था जीआईके साइड पे। वेल एग्जैक्टली ये नहीं था, मगर नस साइड पे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आया कि 1 डिवाइडेड बाय ए बी प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ए सी, 1 डिवाइड बाय बी प्लस का 1 डिवाइड बाय बी सी, एंड देन प्लस का 1 डिवाइड बाय ए सी बराबर आ जाए किसके, 1 डिवाइडेड बाय 2 आर आर। क्या क्वेश्चन आ रहा है आपके पास, एक और क्वेश्चन बड़े मजे का है। क्या कहते हैं, 1 डिवाइडेड बाय ए बी प्लस का 1 डिवाइड बाय बी सी प्लस का 1 डिवाइड ए सी बराबर हो किसके, इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 2 आर आर। अब देखो अब बहुत से बच्चे जो मेरे शागिर्द हैं वो बड़े लेजेंड बन जाएंगे अभी यहाँ पे। जब मैं उनसे कहूंगा कि बेटा इसको सॉल्व करके दिखाओ, वो बोलेंगे सर आपने कहा था मुश्किल साइड को सेलेक्ट करना है,
तो लेफ्ट हैंड साइड मुश्किल है, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। तो मेरा बेटा आपको मेरी तरफ से 21 तोपों की सलामी। अल्लाह के वास्ते लेफ्ट हैंड साइड मत ले लेना बेटा, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर तो कोई फॉर्मूले अप्लाई नहीं कर रहे, राइट हैंड साइड पे फॉर्मूलाज आ रहे हैं। तो बेटा मुश्किल साइड यहाँ पे भी कौन सी हुई, राइट हैंड साइड होगी। तो क्या कहना है भाई, जो साइड सबसे ज्यादा सॉल्यूबल हो, जो साइड सबसे ज्यादा सॉल्व करने के काबिल हो, तो उस साइड को हमेशा आप लेते हो। मुश्किल का मतलब जो सॉल्व करने के सबसे ज्यादा काबिल हो। हमारा बच्चा तो बेटा सुस्त होता है ना, तो उसको ये बताना पड़ता है मुश्किल साइड सेलेक्ट करनी है। क्लियर है ना बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा, कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के कभी भी क्वेश्चन आए, हमेशा वो साइड सेलेक्ट करो जो सॉल्व सबसे ज्यादा हो सके, ताकि आप इजीली अपने आंसर पे पहुंच सको। तो यहाँ पे कौन सी साइड लोगे, 1/2 RR। तो मेरा बच्चा सिंपल तरीके से भाई आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला अभी पढ़ा, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। और कैपिटल आर का फॉर्मूला क्या होता है मेरा बेटा, ये होता है ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। तो भाई मेरा बच्चा क्या बन गया, डेल्टा से डेल्टा डेल्टा कैंसिल आउट, 2 1 2, 2 2 4। तो आपका एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय ए बी सी डिवाइडेड बाय 2s। क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाय ए बी सी डिवाइडेड बाय 2s। मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैथ्स में एक से ज्यादा चीजें अगर डिवाइड हो रही हो, नीचे वाली चीज ऊपर जाके पलटा खा के लिखी जाती है भाई। तो क्या बन जाएगा, 2s डिवाइडेड बाय ए बी सी। क्लियर है मेरा बेटा, क्लियर है भाई, क्या बन जाएगा 2s डिवाइडेड बाय ए बी सी। और 2s क्या होता है, ये बात अभी क्लियर करी थी क्लास स्टार्ट के अंदर, s कहते हैं पैरामीटर को। तो 2s आपके सॉरी पैरामीटर ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल आपके पास सिंपल पैरामीटर होता है। तो s क्या होता है, हाफ या सेमी पैरामीटर। s क्या होता है, सेमी पैरामीटर। तो 2s का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, a प्लस बी प्लस सी। भाई s का फॉर्मूला क्या होता है, s का फॉर्मूला होता है ना a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो अगर 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, वहां पे s से मल्टीप्लाई होगा, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूं, 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। सही है ना। और नीचे डिवीजन के अंदर जो a b c आ रहा है वो एज इट इज का एज इट इज। देखो ये इस क्वेश्चन को खाली वही बच्चा सॉल्व कर सकता है जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट होगा। जो नल्ला बच्चा है जिसने ट्यूशन वाली बाजी से पढ़ा हुआ है वो नहीं कर सकता भाई, क्यों, क्योंकि आगे की चीज बड़े मजे की है। अब देखो आपको भी राइट हैंड साइड के ऊपर जो चीज बनानी है, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, वो बड़ी सिंपल सी है, वो चीज बन चुकी है आपकी, वो चीज बन चुकी है। यहां तक आपने अगर सॉल्व कर लिया तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। आपने क्या करना है, अगर आपको ये चीज अगर बनानी है, तो बेटा सिंपल तरीके से यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करना है। और एलसीएम ब्रेक करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि भाई जो भी नीचे वाली चीज होती है ना, वो ऊपर वाले तमाम चीजों की होती है। क्या कहा, जो नीचे वाली चीज होती है वो ऊपर वाले तमाम चीजों की जागीर होती है, जितने प्लस के साइन आ रहे हैं। तो अब देखो जब मैं यहाँ पे एलसीएम ब्रेक करूंगा, तो ये a डिवाइडेड बाय, एक बार नीचे वाली टर्म इस a के साथ लिखी जाएगी, फिर एक बार नीचे वाली टर्म b के साथ लिखी जाएगी, फिर ये एक बार नीचे वाली टर्म c के साथ लिखी जाएगी मेरा बेटा। तो a से a कैंसिल आउट, b से b कैंसिल आउट, c से c कैंसिल आउट। तो ये क्या बन जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय bc प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ac प्लस का 1 डिवाइडेड बाय ab। क्वेश्चन सॉल्व हो गया भाई। क्या यही प्रूफ करना था आपको, आई होप यही प्रूफ करना था। हाँ भाई, कोई मसला, कोई मसला, कोई शिकायत, कोई रंजिश, तो कमेंट सेक्शन के अंदर बेटा लाजमी बताओ। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन की जाने बढ़ते हैं, जो कि पास्ट पेपर से लिया गया बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, इफ अ triangle is a right angle triangle, if a triangle is a right angle triangle, then the two angles of this triangle are dash। अच्छा, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं था, ये क्वेश्चन यहाँ पे ट्राइंगल ही गिवन था मेरा बेटा, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ट्राइंगल तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल को डिनोट करता है, यहाँ पे तो ट्राइंगल के उसमें गिवन है। क्वेश्चन के अंदर ट्राइंगल ही लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन पेपर में आया था उसमें ट्राइंगल प्रॉपर लिखा हुआ था। मैंने अपने पैसे बचाने के लिए अपने टाइपिस्ट को ट्राइंगल बना के दिया था कि भैया ट्राइंगल बना दे यार तू, मैं क्वेश्चन समझ जाऊंगा, क्वेश्चन को मुझे पढ़ाना है। सही है ना बेटा, तो मैं क्लियर कर देता हूँ पहले। क्वेश्चन पेपर में क्या आया, इफ अ ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, if a triangle is a right angle triangle, then two angles of the triangle are dash। क्वेश्चन लिटरली बड़े मजे का है, और बहुत कम बच्चे इसको पिक कर पाएंगे, बहुत कम बच्चे इसको पिक कर पाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जी नहीं मेरा बेटा, मेजॉरिटी अवाम का गलत है। क्या कहा, दोबारा सुनो, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अबे क्वेश्चन तो पढ़ो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, तुमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा बेटा। क्वेश्चन मजे का है ना। क्वेश्चन कहता है कि अगर तुम्हारा ट्राइंगल क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। अगर तुम्हारा ट्राइंगल कैसा है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो राइट एंगल ट्राइंगल होता कौन सा ट्राइंगल है, जिसमें एंगल आ रहा हो आपका 90 डिग्री का एक। और मुझे ये बात मालूम है, और मुझे ये बात मालूम है, मुझे ये बात मालूम है कि एक ट्राइंगल के अंदर कुछ भी हो जाए, तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। तो भाई देखो, अगर मेरे पास
एक ट्राइंगल है और उसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री का है, तो अरे अकल के अंधों को पूछ ये रहा है कि बताओ बाकी के दो एंगल्स कैसे होंगे, बाकी के दो एंगल्स का पूछ रहा है। तो तमाम बच्चे आंखें बंद करके इस क्वेश्चन में क्या कह देते हैं, सर राइट ट्राइंगल आंसर है, राइट ट्राइंगल आंसर है। इसीलिए बेटा ये क्वेश्चन गलत होता है आप लोगों का, क्वेश्चन आप समझते नहीं हो। क्या कहा, आप दोबारा सुनो। एक ट्राइंगल में अगर आपको 90 डिग्री का एंगल दे दिया, आपसे कहते हैं बताओ बाकी दो एंगल्स कैसे होंगे। भाई जाहिर सी बात है, अगर मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल 90 डिग्री किसी ट्राइंगल में आ जाए, तो बाकी के जो दो एंगल्स होंगे ऑब्वियसली सी बात है बेटा वो 90 से छोटे होंगे, क्योंकि एक ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल तो सम बराबर होगा 180 के, और राइट एंगल ट्राइंगल के केस के अंदर तो इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि बाकी के दो एंगल्स 45 के यूजुअली होंगे, सही है ना। अब क्वेश्चन देखो अब क्या कह रहा है, कहता है बताओ या तो दो एंगल्स एक्यूट होंगे, ऑब्लिक होंगे, या राइट होंगे, नन ऑफ दीज होंगे। तो बेटा एक्यूट के मायने समझ लीजिए, एक्यूट वो एंगल होता है जो कि 90 से छोटा होता है। क्या होता है, 90 से छोटा होता है। ऑब्लिक वो एंगल होता है जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि अगर एक ट्राइंगल के अंदर 90 डिग्री का एंगल मौजूद है, तो उस ट्राइंगल के जो दो एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, यानी कि बाकी के दो एंगल्स क्या होंगे, ऑब्वियसली 90 से छोटे होंगे भाई। तो 90 से अगर छोटे होंगे तो क्या होंगे, एक्यूट होंगे ना मेरा बच्चा, एक्यूट होंगे, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। क्लियर है मेरा बेटा, अब क्लियर है क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्लियर है भाई, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा पेपर में आने वाला एक बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, कह रहा है द एंगल ऑफ द ट्राइंगल आर इन द रेशियो 4:6:8, देन द स्मॉलेस्ट एंगल इज डैश। अब इस क्वेश्चन को करने का पैटर्न क्या है, ये इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करती है। क्वेश्चन आपसे बहुत सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है कि भैया अगर तुम्हारे पास एक ट्राइंगल का एंगल आपको फाइंड करना है, जो कि नहीं, आपसे क्वेश्चन इस सेंस में कहा जा रहा है कि आपके पास एक पर्टिकुलर क्या आ रहा है, एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का रेशो हमें दे दिया गया क्या, 4:6:8, यानी कि हमें तमाम एंगल्स का रेशो दे दिया गया 4:6:8। तो कहता है बताओ स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू क्या होगी। अब देखो पैटर्न क्या है हमारा, हमें कभी भी अगर रेशो दे दिया जाए और हमें कोई भी एंगल फाइंड करना हो, तो किस पैटर्न के ऊपर फाइंड करते हैं। भाई मुझे ये रेशो गिवन है किस चीज का, मुझे रेशो गिवन है तमाम एंगल्स का। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा हमें एंगल की वैल्यू बतानी है, एंगल की वैल्यू क्या होगी, हम उस एंगल की वैल्यू तक पहले पहुंचने का मैं जनरल तरीका आपको सिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको फिर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी सिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। अगर मैं आपसे कहता हूं कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गिवन है और मैं आपसे कहता हूं कि भैया ये तमाम एंगल्स का रेशो गिवन है, तो इसको अगर सबसे पहले तो मैं सिंप्लीफाई करवा लूं, तो जाहिर सी बात है डिवाइडेड बाय 2 करवा लूंगा सिंप्लीफाई करवाने के लिए। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2 × 3 × 4। ये हमने क्या काम करा है, ये जो मुझे रेशो गिवन था ना, ये 4:6:8, इसको सिंप्लीफाई करवा दिया 2 से डिवाइड करवा के, क्योंकि तमाम चीजें आपस में डिवाइड हो रही है, तो इसको सिंप्लीफाइड होकर क्या बन जाएगा, 2:3:4 बन गया। अच्छा, ये जो चीज गिवन है क्या है, ये एक ट्राइंगल में आने वाले तीनों एंगल्स का रेशियो है। अब मुझे अगर तीनों एंगल्स की वैल्यूज हम निकालना सीख लेते हैं। भाई ये जो रेशियो गिवन है, अगर मैं आपसे बोलूं कि इनको एक दफा इन तमाम रेशियोज का सम ले लीजिए, तो क्या बन जाएगा, 2+3+4, जाहिर सी बात है बराबर आ जाएगा किसके, 9 के। 3+2 5 और 5+4 क्या हो जाएगा आपका, 9। क्लियर है भाई। अब अगर मुझे लेट सपोज अल्फा एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे आएगी। भाई देखो, जो तुम्हारे पास अल्फा पहला एंगल होता है, बीटा दूसरा एंगल होता है, गामा तीसरा एंगल होता है, तो ऑब्वियसली रेशियो भी जो आपको गिवन होगा इसी रिस्पेक्ट से गिवन होगा। तो ये आपका अल्फा के लिए रेशियो होगा, या आपका बीटा का रेशियो होगा, या आपका गामा का रेशियो होगा। तो हम क्या कहते हैं कि भाई हम सिंपल तरीके से अल्फा का रेशियो ले लेता हूं, जो कि क्या है, 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ देयर रेशियो। हमने क्या करा, अगर मुझे अल्फा का एंगल निकालना है, तो सिंपल तरीके से ऊपर अल्फा का रेशियो लिखा और उसको क्या करवाया, सिंपल तरीके से सम ऑफ रेशियो से डिवाइड करवा दिया। सही है भाई। और इसको मल्टीप्लाई करवा दूंगा, एक ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल का सम क्या होता है, एक ट्राइंगल के अंदर टोटल एंगल्स का सम क्या होता है मेरा बच्चा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या होती है, 180 डिग्री के बराबर, है ना भाई, ऐसा ही है। तो 9 1 9, 9 2 18, 2 × 0 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 40 डिग्री। क्या आ गई मेरा बेटा आपके पास, 40 डिग्री। ओके, देन हम बीटा का एंगल फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे मेरा बेटा, बीटा का रेशो लो, बीटा का रेशो क्या है तुम्हारे पास, 3।
तुम चाहो तो 6 भी रख सकते हो, तुम चाहो तो 6 भी रख सकते हो, तुम चाहो तो ऊपर 4 भी रख सकते थे। ये डिवाइड वाला काम बेटा हमने इसलिए करा था कि सिंप्लीफाई करवा दें। भाई रेशो का मतलब क्या होता है? रेशो का मतलब यही है ना कि तीनों चीजें आपस में डिवाइड हो रही हैं। इसका मतलब क्या है कि 4 डिवाइडेड बाय 6 या फिर 6 डिवाइडेड बाय 8, यानी कि यही मतलब है ना इसका। आप रेशो कैसे फॉर्म करते हो भाई? ये क्लास 5 में बात पढ़ाई जाती है हमारे स्कूलों के अंदर। अगर अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है किसी बच्चे ने, ओ लेवल्स लेवल्स नहीं पढ़ा, मेरी जिम्मेदारी है, मैं फिर भी बताऊंगा, कोई मसले की बात नहीं। आप रेशो फॉर्म कैसे करते हो? अगर तीन चीजों का रेशो आपके पास आ रहा है, उसको ब्रेक कैसे करते हो? आप पहली दो चीजों को सेपरेट लेते हो, तोड़ते हो ना उसको, 4:6 हो गया, तो 2 2 आर 4, 2 3 आर 6। और फिर ये क्या है आपके पास, इसको अलग ब्रेक कर दो, इन दो को अलग ब्रेक किया, इन दो को अलग, ऊपर आ गया 2 3 आर 6, 2 4 आर 8। तो ये क्या बन गया? ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 डिवाइड बाय 4। चूंकि ये वाली चीज यहाँ पे भी सिमिलर है, यहाँ पे भी सिमिलर है, इसलिए इसको ऐसे करके लिख दिया जाता है। भाई रेशियो को ब्रेक करने का तरीका ये होता है, ओरिजिनल मेथड जो होता है। मैंने किसी बच्चे को अगर समझ में ना आ रहा हो तो मैंने उसके लिए आसानी कर दी, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरा बेटा। क्लियर है? बात क्लियर है अब आपको? वेरी गुड। अब वापस आ जाओ कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या कॉन्सेप्ट है कि भैया आपको अब बीटा का मुझे एंगल फाइंड करना है, तो जो भी बीटा का रेशियो गिवन था ना, हमने उस बीटा के रेशियो को लिया, हमने सिंपल तरीके से बीटा के रेशियो को लिया। जब बीटा के रेशियो को लिया तो उसको डिवाइड करवा देंगे किससे? उसके सम ऑफ रेशियो से। सम ऑफ रेशियो क्या है? 9। हमने 4 डिवाइड बाय 8 क्यों नहीं करवाया बेटा? मैं क्लियर कर देता हूं, अभी 2 मिनट दीजिएगा मुझे। बीटा का रेशियो निकालेंगे, क्या करेंगे? बीटा का रेशियो लिया, बीटा का एंगल निकालने के लिए बीटा का रेशियो लिया, डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो मल्टीप्लाई बाय, एक ट्राइंगल के अंदर सम ऑफ एंगल क्या होता है? 180 डिग्री। तो क्या बन जाएगा? अगेन 9 2 18 और 3 2 6, 60 डिग्री आ गया। अब अगर मुझे गामा का एंगल निकालना है तो अगेन गामा का रेशियो लूंगा मेरा बेटा। गामा का रेशियो क्या हो जाएगा? 4। गामा का रेशियो क्या आ रहा है? 4 डिवाइडेड बाय, अगेन मेरे पास नीचे क्या गिवन है? सम ऑफ रेशियो, दैट विल सिंपली बी, इट विल बी 9। क्या होगा मेरा बच्चा? 9 होगा। तो मल्टीप्लाई बाय, एक ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम ऑफ रेशियो क्या होता है? 180। तो 9 2 80 एंड 4 2 80। तो मेरे पास गामा का एंगल क्या आ गया? 80 डिग्री। तो वो तमाम स्टूडेंट तुर्रम खान जो हमसे कह रहे थे कि सर गामा का एंगल हाईएस्ट होगा, गामा का एंगल स्मॉलेस्ट होगा, तो बेटा ये फनकारी तभी मैंने आपको सिखाई कि बेटा ऐसे तुक्के नहीं मारने पेपर के अंदर, समझ के काम करना है। जल्दी से मैं कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देता हूं, फिर जो आपके जहन में क्वेश्चन आ रहे हैं उनको भी जवाब देता हूं। पहला क्वेश्चन, जो बहुत सारे बच्चे रेशियो में शायद कंफ्यूज होने, तो बेटा मैंने रेशियो का तरीका बता दिया। अब मेरे पास एक क्वेश्चन आया, सर आपने 4 डिवाइड बाय 6 तो करा, 6 डिवाइड बाय 8 भी करा, 4 डिवाइड बाय 8 क्यों नहीं करा? मेरा बेटा 4 डिवाइड बाय 8 इसलिए नहीं करा, तो क्या बनेगा आपके पास? 2/4 ही तो बनेगा। तो यही चीज तो आपके पास यहाँ पे फॉर्म हो रही है। भाई रेशियो को सिंप्लीफाई अपनी आसानी के लिए करें, नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं है मेरा बच्चा। रेशियो होता क्या है? लेट सपोज कहीं पे आपके पास a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी लिखा हुआ है, तो क्या करते हो? मुझे बताओ क्या करते हो? भाई आज से पहले टर्म्स आती थी ना, तो सिंपल तरीके से उसको a डिवाइडेड बाई बी मल्टीप्लाई बाय सी डिवाइडेड बाय 1 कर देते हो। इस पर्टिकुलर पैटर्न पे इजीली आप काम कर लेते हो, है ना भाई? यही काम करते हैं। नीचे वाली चीज ऊपर जाके पलटा खा के लिखी जाती है, सॉरी 1 डिवाइड बाय सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 1 डिवाइड बाय सी। नीचे वाली चीज ऊपर जाके क्या हो जाती है? पलटा खा के लिखी जाती है। तो हमने भी तो इसी पैटर्न को फॉलो करा, हमने कोई अलग काम थोड़ी करा है मेरा बच्चा। हम भी इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं कि भाई अगर मेरे पास तीन चीजों का एंगल आ रहा है तो उसको रेशियो कैसे निकालते हैं, जो बचपन में बात पढ़ाई जाती है कि पहली दो टर्म को साथ सॉल्व करो, लास्ट दो टर्म को साथ सॉल्व करो, फिर इसको और इसको कर लो। इसको और इसको करोगे तो ऑब्वियसली वो तुम्हारे पास 2 और 4 ही आएगा, तो वो तुम्हारे पास पहले ही गिवन है तुम्हें। ये ऊपर वाला 2 अल्फा की वैल्यू होगी, नीचे वाली 2 गामा की होगी, अगर तुम इनको अलग अलग सॉल्व करते हो। बट इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैं आसान तरीके से बता देता हूं आपको। आपने सिंपल तरीके से क्या करा? पूरी तमाम इन रेशियोज को 2 से डिवाइड करवा दिया, तो क्या आ गया? 2:3:4। और ये जो रेशियो आ रहा है आपके पास, ये किसका आ रहा है? एंगल्स का। अब एंगल्स की वैल्यूज कैसे फाइंड करी? कि भाई मैंने कहा अगर मुझे अल्फा का एंगल फाइंड करना है, सिंपल तरीके से अल्फा का रेशियो लिया, तुम 2 ले लो, तुम 4 ले लो, दोनों सूरत में बात एक ही होगी। तुम 2 ले लिया, सही है, डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, जो भी सम ऑफ रेशियो था आपने उसको रखा, मल्टीप्लाई बाय टोटल एंगल्स का सम। किसी भी ट्राइंगल के अंदर तमाम एंगल्स का सम किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के, तो उससे मल्टीप्लाई करवा दिया। उससे क्या होगा? हमारे पास इंडिविजुअल एंगल्स का वैल्यू आ जाएगी। हम यही काम बचपन में वाले एमसीक्यूज करते थे बेटा, बचपन के अंदर आप भी करते होंगे कि सिंपल तरीके से भी रेशियो गिवन है, आपने उससे एक टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई करवा के वैल्यू निकाली, तो 40 डिग्री आ गई अल्फा की, फिर बीटा की आ गई 60 डिग्री इसी तरीके से, और गामा की क्या आ गई? 80 डिग्री। तो स्मॉलेस्ट एंगल की वैल्यू क्वेश्चन में मांगी हुई थी, स्मॉलेस्ट एंगल क्या है? 40 डिग्री के ऊपर अल्फा। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता देता हूं। शॉर्ट ट्रिक ये होती है कि भाई अगर कभी क्वेश्चन आपसे मांगा जा रहा है कि अल्फा बीटा है गामा के ऊपर, आपको रेशो गिवन है, तो आप सिर्फ अगर डायरेक्टली ये जानना चाहते हो कि कौन सा एंगल स्मॉलेस्ट होगा, तो जाहिर सी बात है मेरा बेटा, जिसका रेशो स्मॉलेस्ट होगा उसका ही एंगल स्मॉलेस्ट होगा, जिसका रेशो हाईएस्ट होगा उसका ही एंगल भी हाईएस्ट होता है। क्लियर है मेरा बेटा? कोई मसले की बात? कोई मसले की बात? कोई मसला? कोई मसला?
अच्छा तो बेटा आज की क्लास के लास्ट टॉपिक के ऊपर मूव करेंगे। चूंकि ये वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके ट्रायंगल के टॉपिक से लिंक करता है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको आज की क्लास में ही एंड करवा दिया जाए। सही है ना भाई? तो इसको आज की क्लास में इंशाल्लाह एंड करेंगे। बस ये लास्ट टॉपिक है, इसके ऊपर आज की क्लास खत्म कर रहे होंगे। सही है ना? हाफ एंगल के फॉर्मूलाज, यानी कि कभी भी साइन के हाफ एंगल बेस्ड ट्रायंगल फॉर्मूलाज आ जाएं, कभी भी कॉस के हाफ एंगल बेस्ड ट्रायंगल फॉर्मूलाज आ जाएं, टेंजेंट के हाफ एंगल बेस्ड ट्रायंगल फॉर्मूलाज आ जाएं। अगर आप याद करो तो आपने ये फॉर्मूलाज इंटरमीडिएट में हो सकता है पढ़े हों, आपके टीचर ने आपको पढ़ाए हों, और आपको बहुत मुश्किल होती है इनको अपने जहन में बिठाने के लिए। तो बेटा आप परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि आप मैथफ्लिक्स से पढ़ रहे हो। सही है ना भाई? तो अब ये फॉर्मूलाज आपको रट्टे मारने की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह 2 सेकंड्स में चुटकी बजा के आपके जहन में वैसे ही आ जाएंगे। क्लियर है भाई? कोई मसला? कोई मसला? आई होप यहां तक कोई मसला नहीं होगा। अब देखो, आपको ये फॉर्मूलाज बनाने हैं। भाई ये फॉर्मूलाज कैसे बन रहे होते हैं? सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास अगर एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल के अंदर एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, ऑब्वियसली इधर अल्फा होगा, इधर बीटा होगा, इधर गामा होगा। अब मैं साइन के पहले हाफ एंगल फॉर्मूला निकालना चाहता हूं, यानी कि साइन अल्फा पे, फिर साइन बीटा डिवाइड बाय 2, फिर साइन गामा डिवाइड बाय 2, देन कॉस, देन टेंजेंट। तो इन फॉर्मूलाज को, जो कि टोटल 9 फॉर्मूलाज है, इनको किस तरीके से आसान तरीके से जहन में बिठा सकते हैं? लेट सपोज पहले साइन के फॉर्मूलाज पे चलते हैं। भाई साइन के फॉर्मूलाज क्या है? साइन, लेट सपोज पहला फॉर्मूला साइन का, लेट सपोज साइन के फॉर्मूलाज में पहला फॉर्मूला साइन अल्फा डिवाइडेड बाय 2। आइए एक शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए, एक एक मजे की चीज समझ लीजिए। बेटा साइन के फॉर्मूला के अंदर, साइन के फॉर्मूला के अंदर ये ट्रिक अपने जहन में रखिएगा कि जिस भी एंगल का फॉर्मूला है, क्या कहा? साइन के अंदर जिस भी एंगल का फॉर्मूला आ रहा है, लेट सपोज अल्फा का फॉर्मूला आ रहा है, तो अल्फा की जो साइड है ना, यानी कि जिस एंगल का फॉर्मूला के ऊपर आप साइन का फॉर्मूला ले रहे हो, या साइन का जो एंगल का फॉर्मूला है, उस एंगल की जो भी साइड है, अल्फा की साइड क्या होती है? ए। तो बेटा पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं वो साइड यूज नहीं होगी। मेरी पहली इंपॉर्टेंट तरीन शॉर्ट ट्रिक साइन के हाफ एंगल फॉर्मूलाज बच्चे को समझाने के लिए जो होती है, क्या कहा? कि साइन के जो हाफ एंगल फॉर्मूलाज होते हैं, उसके अंदर जो भी एंगल आप ले रहे हो, जिसका फॉर्मूला एक्सपेंड करवाना चाहते हो, तो बेटा एक बात हमेशा रखिएगा कि उस एंगल की जो भी साइड है ना, वो साइड कभी भी फॉर्मूले में नहीं होती। क्लियर है? क्या मतलब सर, क्या कहना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल देखो, साइन अल्फा बाय 2 क्या फॉर्मूला होता है? अंडर रूट के अंदर एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी डिवाइडेड बाय बी सी। देखो साइन का कौन सा फॉर्मूला है? ये अल्फा का फॉर्मूला है, अल्फा डिवाइडेड बाय 2, यानी कि साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला अल्फा बाय 2 का। अल्फा की साइड क्या होती है? ए। अल्फा किस साइड का एंगल होता है? ए का। मगर पूरे फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी ए नहीं होगा। क्या होगा? बाकी की दो साइड्स होंगी। और ये दो साइड्स कैसे होती हैं? ऊपर ये दो साइड डिफरेंस की सूरत में होती है, यानी कि एस से माइनस करवा रहे होते हो, और नीचे इनका प्रोडक्ट होता है। तो मैंने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दी। ऊपर क्या होता है? इन साइड्स का डिफरेंस होता है किससे? सेमी पैरामीटर से। और नीचे क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। अब देखो, लेट सपोज मुझे साइन बीटा बाय 2 का फॉर्मूला जहन में बिठाना है। साइन बीटा बाय 2 का अगर फॉर्मूला जहन में बिठाना है और तुम्हें मेरी शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई, देखो बीटा की साइड कौन सी होती है? साइड बी होती है। तो पूरे फॉर्मूले में कहीं बी नहीं आएगा, उसके अलावा वाली दो साइड्स आएंगी। और शॉर्ट ट्रिक क्या है हमारे पास? कि ऊपर डिफरेंस होता है, नीचे प्रोडक्ट होता है। डिफरेंस किससे लोगे? सेमी पैरामीटर से। तो क्या हो जाएगा मेरा बेटा? एस माइनस का ए, एस माइनस का सी डिवाइडेड बाय इन दोनों साइड्स का प्रोडक्ट ए सी। आसानी से याद हो गया भाई? बताओ भाई, कोई मसले की बात? अब लेट सपोज मुझे साइन गामा बाय 2 का फॉर्मूला निकालना है। किसका निकालना है? साइन गामा बाय 2 का। गामा की साइड क्या होती है भाई? सी। तो बेटा फॉर्मूले में कहीं सी नहीं आएगा, क्योंकि साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है। तो उसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है? साइन के हाफ एंगल फॉर्मूले में जिसका भी वो जिस एंगल का फॉर्मूला है, उसकी साइड कहीं नहीं होती। ऊपर डिफरेंस होगा, नीचे प्रोडक्ट होगा भैया। तो ऊपर डिफरेंस किससे? सेमी पैरामीटर से। तो सी की साइड है तो सी कहीं नहीं आएगा। कौन सी दो चीजें बची? ए और बी। ऊपर आ जाएगा एस माइनस का ए, एस माइनस का बी डिवाइडेड बाय ए बी। भाई आसानी से याद हो गया। मुझे बताओ इस चीज के अंदर कोई मसला है? मैंने बेतहाशा टीचर्स को, ये बच्चे को फॉर्मूला रटवाते हुए देखा। मैंने बहुत से जाहिल बच्चों को ये फॉर्मूला रट्टे मारते हुए देखा। बेटा इसमें रट्टे क्या मारने हैं? मुझसे अगर पढ़ रहे हो और फिर भी रट्टे मार रहे हो तो बिल्कुल बकवास काम कर रहे हो, बिल्कुल टाइम वेस्ट कर रहे हो। बताओ भाई, कोई मसला है इसके अंदर? मेरे साथ साथ इन फॉर्मूलाज को पढ़ो, अपने घर में जहां बैठे हुए हो चीख चीख के फॉर्मूलाज को पढ़ो, तभी तुम्हें फॉर्मूलाज याद होंगे। क्लियर है मेरा बेटा? कोई मसले की बात? कोई मसले की बात?
इजीली क्लियर हो गया। अब चलते हैं कॉस के फॉर्मूलाज के ऊपर। किसके फॉर्मूलाज के ऊपर? कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूलाज के ऊपर। लेट सपोज कॉस अल्फा बाय 2 है, तो भाई कॉस के फॉर्मूलाज की शॉर्ट ट्रिक समझ लीजिए कि कॉस के फॉर्मूलाज के अंदर जिस भी एंगल के ऊपर वो फॉर्मूला होगा, जिस भी एंगल के ऊपर वो हाफ फॉर्मूला होगा, हाफ एंगल फॉर्मूला, उस एंगल की साइड हमेशा ऊपर डिफरेंस में ली जाती है। क्या कहा? कॉस के अंदर जिस एंगल का फॉर्मूला है उसकी साइड ऊपर डिफरेंस में ली जाती है, और नीचे उस साइड के अलावा वाली जो दो साइड्स होती हैं उनका प्रोडक्ट होता है। क्या कहा? दोबारा सुन लीजिए, दोबारा सुनिएगा। $100 की बात है, $1,000,000 की बात है बल्कि, कि कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूलास क्या होते हैं कि कॉस का मैं जिस भी एंगल में फॉर्मूला ले रहा हूं उस एंगल का डिफरेंस सेमी पैरामीटर से ऊपर लिया जाता है और नीचे उनका प्रोडक्ट होता है। तो फॉर्मूला क्या है कॉस अल्फा बाय 2 का? कि भाई अल्फा की साइड क्या होती है? ए, तो ऊपर क्या आ जाएगा? रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, ये इसका फॉर्मूला है, एस इंटू एस माइनस ए डिवाइडेड बाय, भाई देखो क्या कहा, नीचे प्रोडक्ट है मगर किनका? इस साइड के अलावा वाली दो साइड्स का, तो नीचे क्या हो जाएगा? बीसी। और ये चीज में ऐसे भी आसानी से याद रख सकते हो कि जो साइन अल्फा बाय 2 में नीचे होगा वही कॉस अल्फा बाय 2 में नीचे होगा। इसको वैसे इस जुगाड़ के ऊपर भी, इस शॉर्ट ट्रिक के ऊपर भी याद रख सकते हो, मगर मैंने इसको वैसे क्लियर कर दिया। सही है भाई। अब अगर कॉस बीटा बाय 2 का फॉर्मूला ध्यान में बिठाना है तो कॉस बीटा बाय 2 का फॉर्मूला क्या होगा? देखो बीटा की साइड क्या होती है? बी, तो ऊपर तो इसका सिमिलर डिफरेंस आ रहा होगा सेमी पैरामीटर से, नीचे क्या होगा? इस साइड बी के अलावा वाली दोनों साइड्स का प्रोडक्ट। आसानी से ये बात भी याद हो गई भैया। मुझे बताओ इसमें रट्टा मारने की जरूरत है क्या? ऊपर क्या हो गया? एस इंटू एस माइनस का बी, नीचे क्या हो गया? साइड बी, यानी कि बीटा की जो साइड होती है उसके अलावा वाली साइड्स एसी आ जाएगा। क्लियर है भाई? अब देखो अगर मुझे कॉस गामा बाय 2 को एंगल निकालना है तो मैंने क्या कहा? जिसका एंगल है उसकी साइड का डिफरेंस ऊपर होगा कॉस के अंदर, तो यहां क्या बन जाएगा? एस इंटू एस माइनस का सी, और नीचे क्या आ जाएगा? रिमेनिंग टू साइड्स का प्रोडक्ट, डेट विल बी ऑब्वियसली ए बी। तो बताओ भाई साइन के हाफ एंगल फॉर्मूलास क्लियर है, कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूलास क्लियर है? बेटा बहुत दफा ये एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं, बेतहाशा दफा एमसीक्यूज के अंदर ये फॉर्मूलाज आ जाते हैं, क्योंकि एग्जामिनर को पता है मुश्किल चीज है, बच्चा नहीं रट्टे मारेगा, बच्चा एक छोड़ के चला जाएगा चॉइस के ऊपर। बट बेटा मैं कभी इसको नहीं छोड़वाता, मैं इसको लाजमी समझाता हूं ताकि मेरे शागिर्द इसको पढ़े और फ्री के अंदर जो नंबर मिल रहे हैं उनको लाजमी गेन करें। क्लियर है भाई? कोई मसला? साइन की शॉर्ट ट्रिक क्या बताई कि साइन के अंदर जिस भी एंगल का फॉर्मूला है उसकी साइड पूरे फॉर्मूले में कहीं यूज नहीं होती, ऊपर रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस, नीचे उनका प्रोडक्ट। सिंपल सी बात कर दी। कॉस के हाफ एंगल फॉर्मूला की शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जिस कॉस के एंगल का फॉर्मूला है ऊपर उसका डिफरेंस किससे? ऑब्वियसली सेमी पैरामीटर से, और नीचे रिमेनिंग टू साइड जिसका फॉर्मूला है उसके रिमेनिंग टू साइड्स का प्रोडक्ट। सिंपल सी बात कर दी। अब चलते हैं फाइनली टेंजन के फॉर्मूलास के ऊपर, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट सपोज टेंजन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला चाहिए। क्या कहा? अब टेंजन के हाफ एंगल फॉर्मूलास पे जा रहे हैं। टेंजन के हाफ एंगल फॉर्मूलास बहुत ही आसान होते हैं, मगर इस पे एमसीक्यू सबसे ज्यादा आते हैं। क्यों का जवाब भी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। भाई देखो, अगर तुम्हें साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू मालूम है, तुम्हें कॉस अल्फा बाय 2 की वैल्यू मालूम है, मगर अगर तुम्हें टेंजन की वैल्यू नहीं आती तो बेटा मजा नहीं आएगा ना। तो टेंजन होता क्या है? साइन डिवाइडेड बाय कॉस। सिंपल तरीके से साइन अल्फा बाय 2 की वैल्यू को कॉस अल्फा बाय 2 की वैल्यू से डिवाइड करवा दो तो जो ये सिमिलर टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी। तो फॉर्मूला क्या बन गया तुम्हारे पास? एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस का ए। क्या कहा कि टेंजन का फॉर्मूला याद रखना बहुत ही आसान है कि इसके अंदर साइन की ऊपर वाली चीज होती है और नीचे कॉस के ऊपर वाली चीज होती है। इसके अंदर साइन की ऊपर वाली चीज होती है और कॉस की ऊपर वाली चीज होती है। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूं टेंजन के फॉर्मूलास को जहन में बिठाने के लिए, कि टेंजन के फॉर्मूलास को जहन में बिठाने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि टेंजन का हाफ एंगल फॉर्मूला जिस भी एंगल पे आ रहा है, जिस भी एंगल पे आ रहा है, ऊपर उसकी रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस, ऊपर उसकी रिमेनिंग टू साइड्स का डिफरेंस, ऑब्वियसली वो सेमी पैरामीटर से लोगे, और नीचे नीचे जिस साइड का एंगल है उसी साइड का डिफरेंस सेमी पैरामीटर से। ऊपर डिफरेंस है किससे? रिमेनिंग टू साइड्स का, नीचे डिफरेंस है किसका? अपनी साइड का।
सेमी पैरामीटर से। ऐसे भी याद रख सकते हो, लेट सपोज मेरे पास आ गया टेंजेंट बीटा बाय 2। आसान तरीका तो ये कि अगर तुम्हें साइन बीटा बाय 2 और कॉस बीटा बाय 2 की वैल्यू मालूम है तो भैया साइन बीटा बाय 2 की ऊपर वाली वैल्यू दैट विल बी s माइनस a इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय कॉस बीटा बाय 2 की ऊपर वाली वैल्यू वो क्या है s इंटू एस माइनस का b। अगर ये वाली बात मुश्किल लगती है तो इसको ऐसे याद रख लो कि भैया टेंजेंट बीटा बाय 2 का फॉर्मूला आसान शॉर्ट ट्रिक के ऊपर क्या है कि भाई ऊपर ऊपर उन दो साइड्स का डिफरेंस जिनका एंगल नहीं है। लेट सपोज टेंजेंट बीटा बाय 2 का फॉर्मूला निकालना चाहता हूं ना, तो बीटा की साइड क्या होती है बी, उसके अलावा वाली दोनों साइड्स का ऊपर डिफरेंस है, और नीचे नीचे जिसका एंगल है जिसका फॉर्मूला निकाल रहा हूं उसी साइड का डिफरेंस है सेमी पैरामीटर से। क्लियर है मेरा बेटा, कोई मसला? इसी तरीके से अगर मुझे टेंजेंट गामा बाय 2 निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, साइन गामा बाय 2 डिवाइडेड बाय कॉस गामा बाय 2 दैट विल बी ऑब्वियसली s माइनस का a इंटू एस माइनस का b डिवाइडेड बाय s इंटू ब्रैकेट के अंदर s माइनस का c। तो भाई मुझे बताओ इसमें क्या मसले की बात थी? आज से पहले तुम इन फॉर्मुलास को देखने में परेशान हो जाते थे, इनके रट्टे मारते थे, इंटर में इसके रट्टे मारे होंगे। अब बताओ रट्टे मारने की जरूरत है या नहीं है? कि नहीं है बेटा। इसको सिंपल तरीके से एक बार समझ के आंखें बंद करके अपनी कॉपी पे एक से दो दफा उतार लोगे तो इजीली आपके जहन में बैठ जाएंगे। बताओ भाई कोई मसला? आओ अब समझ लेते हैं जरा यहां से भी कि भाई मैंने आपकी आसानी के लिए इन फॉर्मुलास को यहां पे भी तरीके से लिख दिया कि आप यहां से भी देख सको कि भाई साइन की क्या फॉर्मूला है, साइन बीटा बाय 2 का, साइन गामा बाय 2 का, कॉस अल्फा बाय 2 का क्या होता है, कॉस बीटा बाय 2 का क्या होता है, कॉस गामा बाय 2 का क्या होता है, और टेंजेंट अल्फा बाय 2 का क्या होता है, टेंजेंट बीटा बाय 2 का क्या होता है, टेंजेंट गामा बाय 2 का क्या होता है। क्या हुआ, चौंक गए? सर आपने तो कोई और फॉर्मूला लिखवाया, यहाँ पे तो कोई और फॉर्मूला है। बिल्कुल आपके जहन में यही बात आ रही होगी। तो मैंने आपको भी टेंजेंट अल्फा बाय 2 का क्या फॉर्मूला लिखवाया? मैंने आपको लिखवाया टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला रूट के अंदर s माइनस का b इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस a। और टेंजेंट बीटा बाय 2 का फॉर्मूला मैंने क्या लिखवाया, मैंने क्या बताया या क्या समझाया? मैंने समझाया s माइनस का a s माइनस का c इधर क्या हो गया s इंटू एस माइनस का b। और सिमिलरली टेंजेंट गामा बाय 2 का भी फॉर्मूला मैंने तो अजीब लिखवाया था और यहाँ पे तो इतना आसान लिखा हुआ है। तो आइए इस बात को भी समझ लेते हैं कि क्यों टेंजेंट के ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो बेटा मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया, s माइनस a एस माइनस b डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस का c। तो बेटा ये फॉर्मूलाज भी टेंजेंट के हाफ एंगल हैं, ये फॉर्मूलाज भी हैं। ये जो फॉर्मूलाज आपके सामने रिटन फॉर्म में लिखे हुए हैं टाइप फॉर्म में, ये इसी के एडवांस वर्जन है, ये इसी के एडवांस वर्जन है, ये इसी के एडवांस वर्जन है। मगर तुम लोग तो मेरी बात पे यकीन नहीं करोगे, तुम लोग तो बोलोगे सर प्रूफ करके दिखाएं इस बात को कि अगर पेपर में ये वाला फॉर्मूला एमसीक्यूज के तौर पे आ गया या कहीं यूज करने पड़ गया तो क्या करेंगे, प्रूफ करके तो बता दें सर। चलो मैं प्रूफ करके बता देता हूं। लेट सपोज हम टेंजेंट अल्फा बाय 2 वाला फॉर्मूला देखिएगा। भाई देखो टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 2 का फॉर्मूला क्या है, रूट के अंदर s माइनस बी इंटू एस माइनस सी डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। देखो आपको मैंने हीरोज लॉ इस क्लास में पढ़ाया। हीरोज लॉ क्या होता है, डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू एस इंटू एस माइनस का ए इंटू एस माइनस का बी इंटू एस माइनस का सी। अगर मुझे इस s माइनस बी और s माइनस सी की जगह के ऊपर कुछ और पुट करना हो तो ये s इंटू एस माइनस ए यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, वहां पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। तो मेरे पास s माइनस बी इंटू एस माइनस सी की एक वैल्यू क्या आ जाएगी, डेल्टा स्क्वायर डिवाइडेड बाय s इंटू एस माइनस ए। ऐसा ही है ना बेटा कि अगर मेरे पास ये हीरोज लॉ होता है, मुझे यहाँ से s माइनस बी इंटू एस माइनस सी की वैल्यू चाहिए तो जो रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है वहां पे क्या हो जाएंगी भाई, डिवाइड हो जाएंगी। तो भाई जहां पे मेरे पास अब s माइनस बी इंटू एस माइनस सी आ रहा है वहां पे मैं इस चीज को पुट करवा देता हूं। जब इस चीज को पुट करवाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा डेल्टा स्क्वायर, उसके नीचे क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस ए। सही है ना भाई, ये मेरे पास s माइनस बी एस माइनस सी की जगह पे आ गया। और नीचे डिवीजन में नीचे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है s इंटू एस माइनस ए एज इट इज का एज इट इज। भाई देखो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर सिंपल तरीके से बन जाएगा तुम्हारे पास डेल्टा स्क्वायर का डेल्टा स्क्वायर, और नीचे जब s से मल्टीप्लाई होगा तो s स्क्वायर बन जाएगा, और फिर जब s माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा s माइनस ए का स्क्वायर। ऐसा है कि ऐसा नहीं है बेटा, बिल्कुल ऐसा ही होता है।
और ये तमाम टर्म जब अपने अंडर रूट को कैंसिल आउट कर देंगी तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा डिवाइडेड बाय एस इंटू एस माइनस का ए। और आज ही की क्लास के अंदर ये बात मैंने पढ़ाई कि इन सर्कल का रेडियस क्या होता है, आर, आर इज इक्वल टू डेल्टा डिवाइडेड बाय एस। तो इस डेल्टा डिवाइडेड बाय एस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, सिंपल तरीके से आर। तो फॉर्मूला क्या बन गया, टेंजेंट अल्फा डिवाइडेड बाय 2 मॉडिफाई होके क्या बन गया, आर डिवाइडेड बाय एस माइनस का ए। यानी कि टेंजेंट अल्फा बाय 2 टेंजेंट बीटा बाय 2 टेंजेंट गामा बाय 2 का एक और फॉर्मूला ये भी होती है जो आपके सामने अब लिखे हुए हैं। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा। आसान पैटर्न के ऊपर ऐसे समझ लीजिए कि भाई टेंजेंट अल्फा बाय 2 का फॉर्मूले की शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, आर तो ऊपर सबके ही आ रहा है, तो अगर अल्फा का फॉर्मूला है तो अल्फा की साइड क्या है, ए, उसका नीचे डिफरेंस है यानी कि एस माइनस ए। अगर बीटा का फॉर्मूला आ रहा है तो एक और फॉर्मूला क्या बन जाएगा, आर तो ऊपर एज इट इज रहेगा और नीचे बीटा की साइड का ही डिफरेंस हो जाएगा। अगर टेंजेंट गामा बाय 2 का फॉर्मूला आ रहा है तो आर तो उसके भी ऊपर ही है और नीचे उसी के एंगल का, उसी की साइड का डिफरेंस आ जाएगा। बताओ भाई इसमें क्या मसले की बात थी, ये हमने एक और तरह के फॉर्मूलाज देख लिए। क्लियर है भाई, ये वाला टॉपिक बेटा पेपर में बहुत आता है जो आज की क्लास में लास्ट में पढ़ा रहा हूं। ये टॉपिक पेपर में बहुत ज्यादा आता है क्योंकि एग्जामिनर को पता होता है बच्चा या तो फॉर्मूलाज याद करके नहीं आया होगा या फिर सिंपल वाले करके आया होगा, मॉडिफाई का उसे पता ही नहीं होगा। बट अगर आप मेरे शागिर्द हो, मैंने आपको ये चीज भी सिखा दी है, तो मेरे ख्याल में आज के बाद आपको इसमें मसला नहीं होगा। और इसी बात पे आज के लेक्चर को एंड करेंगे। मगर लास्ट में आपसे एक छोटी सी बात कहूंगा बेटा कि आई होप कि ट्रिगोनोमेट्री अगर आज से पहले आपको मुश्किल लगता था तो अब मुश्किल नहीं लगेगा इंशाल्लाह, अब आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि अब मैंने ट्रिगोनोमेट्री के अंदर आपको तकरीबन 90% कंटेंट पढ़ा दिया है। अब हमारे पास एक लेक्चर आएगा कुछ फॉर्मूलाज को डिस्कस करने के ऊपर और फिर एक लेक्चर आएगा फाइनली पीरियड, फंक्शन और डिफरेंट चीजों के ऊपर आ जाएगा। क्लियर है बेटा, ट्रिगोनोमेट्री मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो बहुत सारे बच्चों की फरमाइश थी उसके ऊपर तमाम स्टूडेंट्स को अब क्लियर कर दिया है। मेरे नहीं ख्याल में अब किसी भी बच्चे को इसके ऊपर इश्यू होना चाहिए कि सर ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चंस अब सॉल्व नहीं होते। बेटा अब नस लेवल के क्वेश्चंस करवाए हैं, नस के पास पेपर से क्वेश्चन करवाए हैं, आईबी के पास पेपर से क्वेश्चन करवाए हैं, तो आपको इजीली इंशाल्लाह तमाम चीजें क्लियर होंगी। लास्ट में बस एक पैगाम दूंगा, हंसते रहें, खेलते रहें और साथ साथ अच्छे तरीके से अपने एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी लाजमी करें। खुद भी देखें लेक्चर्स, अपने दोस्तों को भी रेकमेंड करें। सदका जारिया है मेरा बच्चा, जो भी कोचिंग का कॉलेज का ग्रुप हो वहां पे लेक्चर के लिंक्स लाजमी शेयर करें ताकि वो बच्चा जो महंगे इंस्टीट्यूट्स को अफोर्ड नहीं कर सकता वो भी इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट इन लेक्चर्स को उन्हीं लेवल के ऊपर, उन्हीं के टक्कर के ऊपर जाके जरूर पढ़े। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।